हमारा प्रणाम। आवाज़ बढ़वानी पड़ेगी, मैं अपना कम ही रखना चाह रहा हूँ। आवाज़ वहीं से बढ़ेगी, यहाँ से नहीं बढ़ेगी। कल मैं जो अपनी यात्रा शेयर कर रहा था उसके संदर्भ में भी मैं 3-4 बातों को कर देना चाहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए, हर आदमी की एक यात्रा होती है। मैं कल जिस बात को कहा था मैं उसको फिर से कहूँगा कि आदरणीय नागराज जी तो एक सिद्ध पुरुष थे, जहाँ उनको पहुँचना था वो पहुँच गए थे। तो उनके पास एक ही काम बच गया था, उपकार का। तो सुबह से उठ के रात तक उपकार में लगे रहते थे। मैं अपने को एक अध्ययन अभ्यास करने वाले साधक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि अध्ययन वाले पैर को आगे रखें, अभ्यास और भागीदारी वाले पैर को थोड़ा सा पीछे रखें, वो बात मेरे लिए भी लागू होती है कि मैं अपने अध्ययन अभ्यास वाले पैर को थोड़ा आगे रखूं और सहयोग और भागीदारी वाले पैर को थोड़ा सा पीछे रखूं। ठीक है? तो वो जगह पर हमको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारी तरफ से उस सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट, मेरा नीड है तो कहाँ बताऊंगा जी, आप ही से तो कहूँगा। ऐसे ही देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को हमारे स्वास्थ्य की, हम कहाँ भागीदारी करें, उसकी बहुत कंसर्न्स हैं। मैं समझता हूँ जेन्युइन कंसर्न है हमारे स्वास्थ्य का, भागीदारी का। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि कैसे अपनी दिनचर्या को, रूटीन को उस तरह से व्यवस्थित रख सकूँ कि स्वास्थ्य मेरा ठीक रह सके। ठीक है, कंसर्न तो होता ही है, पर उसके साथ ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि किसी को स्वस्थ रहना हो ना, तो किसी एक वैद्य की सलाह से चलना पड़ता है। अगर कई सारे की सलाह से चलेंगे तो कठिनाई बहुत हो जाएगी। हमको कल से आज तक में कम से कम 15 अलग अलग गोलियां मिल गई हैं खाने की। ठीक है, ठीक है। तो ये बात तो समझने की ज़रूरत है ना कि गोली खाने से शरीर स्वस्थ नहीं होता है। स्वस्थ होने के लिए तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। मैंने धीरे बोलना शुरू कर दिया है, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा दवा ले रहे हैं, वो सब के साथ अगर 24 घंटा लगना है तो लगेगा ना जी। अगर 12 घंटा लगना है तो लगेगा ना। हम सोचते हैं बुखार है, एक के बदले 5 पैरासीटामोल खिला देंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अजी जान जाएगा आदमी का कि नहीं। तो वैसे ही देखिए, हमारे खान पान, हमारे कपड़े, हमारी बाकी चीज़ें, वो सब के लिए देखिएगा तो कुछ वैद्य लोग हैं हमारे जिनके मैं संपर्क में हूँ। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि किसी एक, अधिकतम 2 के संपर्क में ही चलना ठीक है। ठीक है, नहीं तो एक वैद्य कहता है दूध पियो, दूसरा कहता है छोड़ दो। ठीक है, एक कहता है सुबह का खाना ठीक से खाओ, दूसरा कहता है सुबह कुछ नहीं खाओ, रात को सबसे ठीक से खाओ। ठीक है, आप देखिए ना, आपको दिखेगा। एक कहता है सिर्फ फल पर रहो, दूसरा कहता है अनाज खाना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब में से किसी एक के उसमें ही तो चला जा सकता है। सहयोग के लिए, सेकेंड ओपिनियन, कंफर्मेशन के लिए एक और से बात की जा सकती है। उससे अधिक का क्या करेंगे जी, क्या करेंगे। तो उतना मेरा और अपेक्षा है, मैं जो जो मेरी नीड है मैं सोचता हूँ प्लेस ही कर दूँ जी। ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल नीड के संदर्भ में भी आप लोग सब प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, मैं इसमें भी 2-3 बातें कहूँगा। आज के दिन अगर मैं अपनी स्थिति को पिछले 2 सालों में देखूं, तो जितना फाइनेंसेज हमको मिल गया है ना, उसका आधे से ज़्यादा मैंने बांट दिया है। ठीक है, उसका आधे से ज़्यादा मैंने बांट दिया है, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर मुझे मतलब 100 मिला है तो मैंने 50 या उससे अधिक बांट दिया है,
क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। कपड़े का भी यही हाल है, ठीक है। जितना मिला है उसमें से बहुत सारे या तो कानपुर में रखे हुए होंगे या किसी को चले गए, ठीक है। तो अभाव किसी भी तरह से जिंदगी में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अगर मैं ये पहन के खड़ा हूं तो ये मेरा चॉइस है, ठीक है, ये मेरा चॉइस है, ये बाध्यता नहीं है मेरी। अगर मैं बेसिक फोन लेके घूम रहा हूं तो ये मेरा चॉइस है, ये बाध्यता नहीं है मेरी। अगर मैं चप्पल पहन के घूम रहा हूं बिना जूते के तो ये मेरा चॉइस है, बाध्यता नहीं है मेरी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस जगह की चिंता ना की जाए, ठीक है। वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, अभी भी, अभी भी, ठीक है। आधे से ज़्यादा मैं बांट रहा हूँ, कहीं किसी संस्था को, कहीं किसी व्यक्ति को, ठीक है। इस फाइनेंसेस के संदर्भ में मुझे एक बात और कहनी, कि ये जो बात मैंने कही ना, कि जिनको पता है कि मैं ऐसा जीता हूँ, मेरा ये संकल्प है कि मैं उनसे नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें मुझे सहयोग की अपेक्षा है आप लोगों से, ठीक है। इसमें कुछ भी घुमा फिरा के करेंगे, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के करेंगे तो ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा है, ठीक है। और आप अब तक इस बात को तो समझने लगे होंगे कि ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने से परस्परता में विश्वास टूटता है, ठीक है। और इस विश्वास को तोड़ेंगे तो वापस बनने में समय लगेगा, ठीक है। मुझे भी उसको बहुत डील करने नहीं आता है कई बार, तो हो सकता है मैं आपसे उचित निश्चित अच्छी दूरी बना लूँ, ठीक है। तो मैं पहले ही उन सब के लिए दोनों हाथ जोड़ के बहुत विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वो जगह हमारे लिए थोड़ा छोड़ दें। हमारे खान पान, हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन, हमारे जीने की शैली, उतने भाग को अगर छोड़ देंगे ना तो हम साथ में ठीक से जी पाएंगे। अगर उस पर बहुत बदलाव का वो करने लगेंगे ना तो नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है। जो हमसे नहीं हो सकता है वो भी मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ताकि हमारी परस्परता की अपेक्षाएं ठीक हो और हम ठीक से जी सकें। तो यात्रा की बात में मुझे इतनी बातें कहनी थी। एक बात मुझे और उस संदर्भ में कहनी कि जैसे अभी मैंने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए नर्मदा यात्रा में जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ शिविर की सोच रहा हूँ, उसके बाद का मैं कह रहा हूँ कि मैं साल भर में कुछ और चीज़ों को सोचूंगा। कल हो सकता है मेरा प्रोग्राम बदल भी जाए, ठीक है। हो सकता है मैं नर्मदा यात्रा आधे से छोड़ दूँ, हो सकता है शुरू ही ना हो पाए, हो सकता है समर में कोई और काम आ जाए। इसका ये मतलब तो नहीं होगा ना कि श्याम झूठ बोल रहा है। भाई जो मेरी आज की स्थिति है उसको मैं ईमानदारी से रख दे रहा हूँ। कल को इससे कुछ बेहतर समझ में आ जाए तो ये मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आपके साथ साइन नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैंने उसको नहीं किया तो ये आपके साथ हमारा विश्वासघात होगा। ऐसा तो नहीं मानेंगे ना जी, क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तो हम बताएं कैसे अपनी बात को। कार्यक्रम है, कल को कुछ बेहतर दिखेगा तो करेंगे ही जी। गलत करें तो जरूर कह सकते हैं, ठीक है। मित्र के रूप में सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक, मैत्री के साथ जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा करना शुरू कर दें और, ठीक है, जैसे नर्मदा यात्रा कर रहा हूँ उससे कुछ बेहतर काम करना शुरू कर दूँ तो शिकायत तो नहीं करेंगे ना जी। मतलब ये तो अच्छा काम होगा ना जी कि श्याम कुछ और बेहतर काम करने लगा। जैसे अभी मैं परिचय शिविर नहीं लेकर के अध्ययन अभ्यास का शिविर ले रहा हूँ, थोड़ा बेहतर ही काम कर दे रहा हूँ ना जी, कोई खराब तो नहीं हो जाएगा ना। मुझे लगता है उतनी जगह की भी हमको ज़रूरत है ताकि मैं एक ईमानदार ढंग से अपनी शेयरिंग को कह सकूं और कर सकूं, उसकी भी हमको अपेक्षा है। इसके बाद अब हम आते हैं संवाद पर, एक दो बातों को करके आगे चलते हैं। देखिए, सभी संवादों के मूल में
मार्शल रोजेनबर्ग भी ये बात मानते हैं कि स्नेह और प्रेम का अगर भाव हो, कंपैशन हो, करुणा हो, तो संवाद बहुत सहज है। ठीक है, बहुत सहज है। अभी क्या होता है कि उस स्नेह और प्रेम को बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कि उसकी निरंतरता रह सके, अभी हमको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। तब तक जाने अनजाने स्नेह टूटता रहता है, सम्मान टूटता रहता है, मैत्री टूटती रहती है। कम्युनिकेशन टूल को अगर हम ठीक से सपोर्ट दे दें ना, ठीक है, तो इतना हार्म नहीं करेगा हमारा क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या दूसरे को। अभी जो हम सिर फोड़ने की जगह पर ही आ जाते हैं, दूसरे का घायल करने की जगह पे ही आ जाते हैं, वो तो नहीं होगा ना। सिर्फ टूल की तरह भी देखें तो भी इसका पहला फायदा हमको ये समझ में आता है, टूटता तो रहता ही है हम सबका भाव। फिर उसी तरह से एक बार भाव ठीक भी हो जाए, बोलने का कोई तो तरीका होगा। आज के इस संसार में क्या हो गया है कि हम लोग अलग अलग संस्कृति सभ्यता में पले हुए लोग हैं। ठीक है, मैं अपना ही देखूं, जिन मित्रों के साथ मैं जीता रहा हूं, मुझे कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी रिक्वेस्ट में कि क्या ये काम मेरे लिए कर दोगे। ठीक है, हमारा शुरू से ऐसा बॉन्डिंग है कि हम सीधा कहते हैं अमितेश ये चाहिए, ये कर दो। ठीक है, चल भी जाता है। ठीक है, गौरव को कुछ कहना होता है तो यही कहते हैं गौरव ये चीज़ चाहिए, कर दो। हमारा वो चल जाता है क्योंकि हमारी एक बॉन्डिंग है। ठीक है, सबके साथ वो करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो जहाँ हमारी बॉन्डिंग हो जाती है बहुत अच्छी ना, ठीक है, वहाँ ये अगले को पता ही होता है, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं या फॉर्म में भी कह रहे हैं, तो अगले को पता है कि इसकी मनसा ठीक है, इसका भाव ठीक है, इसकी मूलभूत ज़रूरत है, आराम से कर देता है कि नहीं। ये बात समझ में आती? तो जहाँ पर हमारे ये कम्युनिकेशंस ज़्यादा फंसते हों या एक दूसरे को घायल करते हों, वहाँ पर ध्यान से करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सामान्य जीने के लिए तो इसका प्रैक्टिस शुरू से शुरू करेंगे, सामान्य सामान्य जगहों पर भी करेंगे, तभी कठिन अवसरों पे जाके हो पाएगा। तो कुछ दिन तक हमको इसको कोशिश करना चाहिए रोज़ के रोज़ करने का, और करके ही ये चीज़ होगी। सिर्फ सुन करके और वैचारिक रूप से समझ के नहीं होगी। और जिस दिन भी आप करना शुरू करेंगे, पहले कदम से ही गति होगी। और ये बात अनिरुद्ध भैया ने भी बहुत अच्छे से ध्यान दिला दिया कि ये टेक्निक कोई दूसरे को सुधारने के लिए नहीं है। इस टेक्निक का पहला उद्देश्य स्वयं में भाव ठीक बना रह सके, और अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स व्यवहार में हो सकता है, जो सर्वोत्तम व्यवहार हमारा हो सकता है, उसको सुनिश्चित करने के लिए। अगले के ध्यानाकर्षण के लिए इससे अधिक किया भी किया जा सकता है। अन्यथा कुछ भी करते हैं हम तो उसकी यात्रा को देर ही करते हैं। वह हर किसी की अपनी एक यात्रा है, मैं किसी को समझा दूंगा ऐसा नहीं है, कोई समझ नहीं सकता है ऐसा भी नहीं है। आप बहुत बार देखेंगे संवाद होते होते जो उलझ जाता है ना, वो इसलिए उलझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मान्यता शुरू हो जाती है कि ये समझना नहीं चाहता है। और बारीकी से देखेंगे ना, कल अंजुदी पूछ रही थी और भी लोग पूछते रहते हैं, हकीकत यही है कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा है, या ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा है कि हम एक तरफ तो हाँ भी बोलते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना भी बोल रहे होते हैं। हम एक तरफ तो हाँ भी बोल रहे होते हैं, दूसरी तरफ ना भी बोल रहे होते हैं। तो एक हिस्सा तो कहता है कि हाँ अगला सही को समझना चाहता है, एक हिस्सा ना भी बोल देता है। जब ये ना वाला एक्टिव हो जाता है ना, चीज़ें उलझ जाती हैं।
जब भी ऐसा होता है हमको बार बार रुक करके अपने में जांच परख करके इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा ही एक हिस्सा अगर मेरे विरोध में खड़ा है तो ये सच्चाई है क्या, मैं सही को समझना चाहता हूँ कि नहीं, चाहती हूँ कि नहीं, मैं दूसरे का शुभ चाहता हूँ कि नहीं, चाहती हूँ कि नहीं। ठीक है, तो या तो दिखेगा कि चाहती हूँ या दिखेगा कि कुछ जगहों पर नहीं चाहती हूँ, ये भी दिख सकता है। जहाँ भी दिखे कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ अगले का शुभ, नहीं चाहता हूँ ऐसा अगले का शुभ, वहाँ ये बात देखिए कि आप परेशान होकर के ये बात निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है, या आराम में रहते हुए कह रहे हैं, आवेशित होकर के ये बात कह रहे हैं या स्वभाव में रहते हुए ये बात कह रहे हैं। आपको दिखेगा कि आप आवेशित होकर के, परेशानी में होकर के ये बात कह रहे हैं और दूसरे के व्यवहार को, आचरण को, पुरानी गतिविधियों को, क्रियाकलापों को देख करके कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात एक बार दिखेगी ना, ये बात एक बार दिखने लगे कि उसको देख के कह रहे हैं, तो फिर हम ये प्रश्न अपने से पूछ सकते हैं कि हम अपने कौन से देखे को ठीक माने, जो आवेशित गति में रह के देख रहे हैं उसको ठीक माने या जो स्वभाव गति में रह के देख रहे हैं उसको ठीक माने। उत्तर तो साफ है ना, उत्तर तो साफ है। इसके बाद अगर ये बात एकदम साफ हो जाए कि स्वभाव गति में तो मैं ऐसा ही चाहती हूँ, तो इतना ही जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं मानव हूँ, इसलिए हर मानव ऐसा ही चाहता है मूल रूप में। अब इसके बाद भी जब कभी हमको दूसरे के ऊपर शंका शुरू हो जाती है तो हम ऐसा नहीं देखते हैं कि इसकी समस्या दूसरा है, हम ऐसा देखते हैं कि ये मैंने सही को समझा है उसके खिलाफ मेरी ही एक मान्यता खड़ी है जिसको हमको ठीक करना है। मैंने जो ये सच्चाई को समझा कि मानव सही को समझना चाहता है, उसी के खिलाफ मेरी ही एक मान्यता खड़ी है। अब एक बार ये दिखने लगे तो जब जब वो मान्यता एक्टिव हो रही है कि नहीं दूसरा मुझे सुखी नहीं करना चाहता है, मेरा शुभ नहीं चाहता है, वो मान्यता को हटाने का काम करेंगे कि नहीं। उतने के साथ जब हम दूसरे से जीने जाते हैं, हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि दूसरा कार्य व्यवहार में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता या परेशान नहीं करेगा, हम ये नहीं कह रहे। उसके लिए जो भी कार्यक्रम बनाना हो, जो भी सुरक्षा के इंतजाम करने हो, सारा एनवीसी का टेक्निक यूज़ कर लीजिए, भारतीय संविधान के जो नियम है उसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक है, अपनी सीमा में और कुछ हो तो उसका प्रयोग कर लीजिए, उसकी कोई मनाही तो है नहीं, मनाही तो है नहीं। पर ये अपना मान्यता हटना शुरू हो जाए और इंटीग्रेशन शुरू होगा ना, तब सचमुच उस स्नेह के भाव की निरंतरता की तरफ कुछ गति हो पाएगी और उसमें जो मोह या द्वेष मिला हुआ है उस स्नेह में, कभी स्नेह कभी द्वेष को मैं कह रहा हूँ द्वेष मिला हुआ स्नेह, या ये जो ओवर अटैचमेंट हमारा किसी के साथ बहुत अधिक जो जुड़ाव हो जाता है उसको मैं कह रहा हूँ मोह मिला हुआ स्नेह, ये दोनों का शुद्धिकरण का काम शुरू होगा। उसका जो शुद्धिकरण होना है ना, वो स्वाभाविक रूप से ड्यू प्रोसेस में हो जाएगा। प्रश्नों को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये सब से जुड़े जो भी प्रश्न होंगे हम रात को 8 बजे ही डील करेंगे। अभ्यास के बारे में मुझे 2-3 बातें और कहनी, अब धीरे धीरे समय हो रहा है तो उसकी गहराई के साथ मैं उन सब बातों को कर देना चाहता हूँ ताकि हम आज कर सकें, कल कर सकें, आगे कर सकें, ज़रूरत पड़ेगी। ये व्यवहार करने के लिए दूसरे आदमी की ज़रूरत है, ठीक है, आदमी सामने नहीं है, दूर है, तो मोबाइल की ज़रूरत है, ठीक है। तो व्यवहार अभ्यास के लिए तो या तो सामने आदमी चाहिए या मोबाइल पर दूसरा आदमी चाहिए, लेकिन अपनी स्वीकृति की सजगता के प्रति अभ्यास के लिए, मूलभूत वास्तविकता के प्रति सजगता के अभ्यास के लिए, भाव की स्थिरता और निरंतरता के अभ्यास के लिए, विचार में समाधान को सुनिश्चित करने के अभ्यास के लिए न दूसरे मनुष्य की ज़रूरत है,
न मोबाइल की ज़रूरत है। तो जब भी हमको ये लगे कि ये 3 अभ्यास हमको प्रमुखता से करना है, क्योंकि यही व्यवहार अभ्यास का आधार है। अगर ये तीनों को नहीं किए हुए हैं तो व्यवहार में खड़े होके एक्सीडेंट ही होगा। जिन जिन जगहों पर ये तीनों में कहीं कंट्राडिक्शन है, कंफ्यूजन है, वही तो व्यवहार में एक्सीडेंट का कारण है कि नहीं। तो ये 3 अभ्यास को करने के लिए न तो दूसरा आदमी चाहिए, न मोबाइल चाहिए। तो जितने दिन तक भी हम इस अभ्यास को गंभीरता से करना चाहते हैं, समझ का, भाव का, विचार का, उतने दिन मोबाइल बंद रखा जा सकता है। उतने दिन दूसरे व्यक्ति को कहा जा सकता है कि मैं इतने दिन बाद मिलना चाहूँगा। उतने दिन तक संवाद की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। उतने दिन तक या उतनी देर तक, उस ड्यूरेशन को अगर हमारा व्यवहार के साथ ही हम तीनों अभ्यास कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाती है लगातार व्यवहार में, तो वो 3 अभ्यास को करने के लिए तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मोबाइल बंद किया जा सकता है। दूसरों से उतने दिनों के लिए या उतने देर के लिए संवाद को स्थगित किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है और अपनी गति को बढ़ाया जा सकता है। ये बात ठीक लगती है? सिर्फ इस बिंदु पर कोई प्रश्न हो तो उसको पूछ लीजिए हमसे, बाकी बिंदु पर नहीं। इस बिंदु पर कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, विचार अभ्यास में तो एनवीसी का टूल यूज होगा ही। हर परिस्थिति में हम कैसे जिएं, इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए तो एनवीसी का टूल यूज होगा ही, होगा ही। मान के भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ पीछे हो गया है ना, जो सामने वाले ने कर ही दिया है आपको, और आपकी स्मृति में उठता ही रहता है बार बार आपके ना चाहते हुए भी, उसको निर्णय पूर्वक देख लीजिए। समझ में आए? और भैया एक सेकेंड जी, हाँ एग्जैक्टली। तो वो क्या कहना चाहता था उसको सुनने की जगह पर कर लिए, फिर बोलने की जगह पर हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसको सॉल्व कर लिए। ये आप बैठे हुए आराम से सॉल्व कर लिए ना, तो अगली बार सिचुएशन में जा रहे हैं और अगर आपको होश रह गया, अगर, तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। होश नहीं रहेगा, सॉरी, होगा ना। प्रैक्टिस का एक ही विकल्प है, प्रैक्टिस, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। सिर्फ इस बात से कि मोबाइल और इसकी ज़रूरत है कि लगती हो किसी को तो प्रश्न पूछ लीजिए, बाकी सब प्रश्न रात के 8 बजे। बढ़िया प्रश्न है। इसका पहला स्टेप ये होगा कि किसी मूलभूत वास्तविकता, जैसे मैंने ये मूलभूत वास्तविकता रखी कि मनुष्य सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है, इस वास्तविकता पर हमारा ध्यान बना रहे। ठीक है, ये समझ में आया? ये काम करने के लिए तो कोई दूसरा नहीं चाहिए ना जी। हम बैठे हुए हैं तो भी स्मृति में बहुत सारी चीज़ें आती ही रहती हैं। स्मृति में आपका ध्यान आने के पहले मेरे पास ये मटेरियल है कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, मेरा सुख चाहता है। ये देख लीजिए। सहअस्तित्व देखना चाहते हैं तो सहअस्तित्व ही देख लीजिए सीधा। परस्पर पूरकता देखना चाहते हैं, आपको भरोसा हो गया है कि अस्तित्व सहअस्तित्व ही है, आपको भरोसा हो गया है कि इकाइयाँ तो परस्पर पूरक ही हैं, तो उसी को देख लीजिए। प्रैक्टिस उसी सिद्धांत का हो सकता है जिस पर आपको भरोसा हो गया। जिस सिद्धांत पर अभी भरोसा नहीं हुआ है उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। उसको लौट करके मनन करिए, अध्ययन वाला मनन।
आप सब सूचनाओं को लेकर के बैठिए, चर्चा करिए, सवाल पूछिए, वो सब करके निष्कर्ष निकल जाए कि हाँ ऐसा ही है, तब अभ्यास हो सकता है। तो पहला चीज़ ये कर लेंगे जी, और मैं उसके प्रति सजग हूँ। दूसरा, उसके आधार पर हमारा जो भी कुछ ना कुछ तो मानस में आता ही रहता है लगातार। तो दूसरा रेंज ये है उसका, कोई हेल्प कर दो उनको साइलेंट करने में। नहीं, साइलेंट करना होगा ना तो कर देंगे, तो नहीं तो दिक्कत कर रहा होगा उनको, हो सकता है साइलेंट करने में कठिनाई हो। तो जो दूसरा स्टेप है वो ये कि उसके आधार पर मेरा भाव ठीक बना हुआ है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। आप ऐसे ही बैठते हैं तो घटनाएं बहुत सारी आपको आएंगी ही स्मृति में, वो सब घटनाएं आती जाएं और आप स्मृति में इस सजगता को बना के रखिए। हम घटना ला नहीं रहे हैं, अपने आप आता है। हमारा अभ्यास हो गया है इतना कि वो आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो वहाँ भाव को ठीक रख लीजिए। अब उसके साथ विचार में कुछ चलेगा, या तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि विचार में कुछ भी चलाने के बदले या जो चल रहा है उसको चलने देने के बदले आप एक एक सिचुएशन में विचार का स्वरूप क्या हो उसको सोचने का काम कर सकते हैं। तो कल हमारा अपने बच्चे के साथ ये डायलॉग फंस गया था, वहाँ पर विचार का स्वरूप क्या। तो बच्चा भले मेरे सामने नहीं खड़ा है, लेकिन मेरी कल्पनाशीलता में तो बच्चा खड़ा हो गया कि नहीं। तो वो सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, ये हमको दिखना शुरू हो गया। उसके प्रति स्नेह का भाव हमको दिखना शुरू हो गया। उसके साथ अब सारे टूल और टेक्निक को लगा करके कैसे उस जगह को हम सॉल्व कर लेते, इसको सोचने का काम कर लीजिए, कर लीजिए। एक परिस्थिति में हो जाए दूसरे में करिए, दूसरे में हो जाए तीसरे में करिए, तीसरे में हो जाए चौथे में करिए। जी जी जी, बिल्कुल। जी, उसमें दो चीज़ों का हम सामान्य रूप से सपोर्ट लेते हैं, या तो अपने जिसको आप जांचना कह रहे हैं ना, उसका मतलब सामान्य रूप से या तो ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, या तर्क होता है, लॉजिक रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स, जैसे परमाणु होता है, ये ऑब्जर्वेशन। आज के विज्ञान में भी ये लॉजिक रीजनिंग के द्वारा फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। जी, ये दोनों लॉजिक और जांच करके ही हमने निष्कर्ष निकाल लिया है। अब उस निष्कर्ष के प्रति सजग रहने की बात। ये जो निष्कर्ष निकल गया ऑब्जर्वेशन से और लॉजिक से, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से और तर्क से, रीजनिंग से, उसके प्रति सजगता। जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ से आपने पूछा तो मैं अगली बात और बता देता हूँ। कई अभ्यास एक साथ करना कठिन होता है, लेकिन फिर क्या होगा, अब दो भाग में बढ़ जाएगा। दो निष्कर्ष हमारे मानस में रहेंगे। मानव के साथ जीते हुए एक प्रमुखता से आएगा, शेष प्रकृति के साथ जीते हुए दूसरा प्रमुखता से आएगा। और मानव की क्षमता बहुत है। हम लोग अष्टाध्यायी पढ़ते थे ना, संस्कृत व्याकरण का, 4000 सूत्र लगभग। ठीक है, कोई एक शब्द बोलेंगे आप, ठीक है, मानव, ठीक है, ये शब्द बनने में क्या धातु है और कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है, अगला खटाखट बता देता है अगर प्रैक्टिस में है तो। ठीक है, खटाखट बता देता। आप अगला शब्द बोलेंगे अस्तित्व, खटाखट बता देगा। कम से कम 6-7 सूत्र लगते हैं एक एक शब्द को बनाने में, कोई ऐसा भी नहीं कि एक सूत्र लगता है। और उसमें एक सूत्र होगा पहले अध्याय में, एक होगा 7वें अध्याय में।
एक होगा चौथे अध्याय में, एक होगा दूसरे अध्याय में। ऐसा भी नहीं है कि एक जगह ये 7 सूत्र इकट्ठा किए हुए हैं और आप अस्तित्व सिद्ध कर लेंगे। किसी किसी शब्द को सिद्ध करने में तो 50-50, 100-100 सूत्र लगते हैं। ठीक है, वो कल कह रहे थे ना, अगर वो मानस में बैठ जाती है ना चीजें, आवश्यकता पड़ते ही वो उभर आती हैं अवसर में। रिकॉलिंग की कैपेसिटी की बात कह रहे थे कल अभिलाष भैया, वो रिकॉल हो जाता है उसी क्षण में। अगर अंदर बैठ गया है वो ठीक से ना, उसी क्षण में वो रिकॉल हो जाता है। जीवन की क्षमता है। हम तो 4000 सूत्र 2000 धातु के साथ बता रहे हैं आपको कि बहुत सहजता से लोग कर लेते हैं। तो यहाँ तो हम 10, 5, 2, 4 निष्कर्षों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभ्यास में गहराई की दृष्टि से इन चीज़ों का महत्व कि हम व्यवहार अभ्यास को कुछ समय के लिए शिथिल करके ये काम को कर सकते हैं। तीनों अभ्यास को, विचार अभ्यास नहीं करना हो तो आप विचार जैसा भी चल रहा हो चलने दीजिए, सजगता को और भाव को बना के रखिए, चलने दीजिए विचार जो भी चल रहा है, उस पर मत सोचिए। ये दो को बना के रखिए। तो चलते हुए विचार में गौरव का चेहरा आ गया तो ये दो बना रहेगा। चलते हुए विचार में रायपुर आ गया, राकेश अग्रवाल जी याद आ गए तो यही दो बना रहेगा। कालक्रम में आप याद आ गए तो यही बना। चलने दीजिए जैसा चल रहा है विचार। ठीक है, भाव की जगह पर भी अगर आप अभी बहुत वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्मृति में सजगता को बनाए रखने पर ही रखिए, चलने दीजिए भाव जैसा भी चल रहा हो। ठीक है, एक ही चीज पर फोकस रखिए कि स्मृति में सजगता मेरी बनी हुई है कि नहीं। चलने दीजिए भाव और विचार को जैसा भी चल रहा है। जो जो सिचुएशंस आते जाएं, घटनाएं आती जाएं, हम ला नहीं रहे हैं, अभी आता जा रहा है। ठीक है, और हम उसमें इस स्मृति की सजगता को बनाए हुए। तो एक एक सीन, एक एक घटनाएं, एक एक परिस्थिति कुछ भी आती जाए, ये बना रहे। वो आ रहा है और हम ला रहे हैं, उस दोनों का अभ्यास में कैसे उसको दोनों को करना है, तो उसको कैसे देखेंगे? ला रहे हैं का मतलब है कि हम निर्णय पूर्वक किसी परिस्थिति को सोचना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कल आपके बच्चे के साथ कुछ हुआ, हमने निर्णय लिया कि अभी इस घटना के बारे में विचार करेंगे। 2 साल की कोई पुरानी स्मृति मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रही है, आज मैंने सोच लिया है कि उसको रिजॉल्व करने पे कुछ काम करेंगे। इसको मैं कह रहा हूँ लाना। मैं किस अर्थ में शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ वो शब्द फिक्स कर देता हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ लाना। लेकिन आप अभी ऐसे ही बैठ जाएं, ठीक है, बिना ये तय किए हुए कि हम इस बारे में सोचेंगे, तो कुछ तो विचार में आता ही रहता है ना। उसको मैं कह रहा हूँ आना। आना। तो जब हम विचार अभ्यास करना चाह रहे हैं तो विचार को निर्णय पूर्वक लाएंगे सजग रह के। जब हम भाव अभ्यास कर रहे हैं तो भाव को निर्णय पूर्वक लाएंगे सजग रह के, या वो आ रहा है तो उसके प्रति सजग रहेंगे। और स्मृति की सजगता तो भाव के लिए चाहिए, विचार के लिए ऊपर का दोनों चाहिए। क्योंकि विचार अभ्यास करने के लिए अगर स्नेह का भाव ही टूट गया तो विचार अभ्यास के नाम पर दूसरों को सजा देने की योजना बनाएंगे। क्या करेंगे हम? अगर विचार अभ्यास को करते हुए स्नेह का भाव टूट गया, स्मृति में ये सजगता टूट गई कि अगला हमारा शुभ चाहता है, तो कब विचार बदला लेने में, जवाब देने में शिफ्ट हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। हाँ भैया, इसी से रिलेटेड है कि इसको करते समय जब मैंने विचार और भाव को कर रही हूँ और किसी एक मुद्दे को फिक्स किया है कि इस पर करेंगे, उसको करते समय मेरा अटकाव कहाँ होते हैं, उसको कर रही हूँ और बीच में दूसरा आ जाता है, तो दोनों साथ में हो रहा है, वहाँ पर क्या करूँ? दो में से एक काम।
या तो अपने मन में इस संकल्प को दोहरा लें कि अभी मुझे ये काम करना है, बाकी को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो फिर आता ही जाए तो इसको रोक के पहले उसी को सॉर्ट आउट कर ले। यही काम हो सकता है जो किया जा सकता है कि या तो हम निर्णय एक अपने में संकल्प रिपीट कर लें कि अभी मुझे ये करना है, वो नहीं करना। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको घर याद आने लगे, ठीक है, क्या करेंगे? अगर बहुत ज़रूरी है तो उठ के चले जाइए, नहीं ज़रूरी है तो एक संकल्प अपने मन में रिपीट करना पड़ेगा कि हम 7 दिन के लिए यहाँ आ गए हैं, 4 दिन बाद घर जाएंगे तो देखेंगे। यही तो करते हैं, यही वहाँ भी करना है। मैं शायद ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्लियरिटी के लिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस 1 में स्टेप नंबर 4 है उसमें बार बार यही बात कहते हैं। एक मिनट, मैं अभी किसी प्रैक्टिस 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे तो मैं ठीक से रिस्पॉन्ड कर आप कह रहे हैं भाव विचार आ रहे हैं। एक मिनट, मैं अभी जितनी बात कह रहा हूँ उस पर आप सवाल पूछेंगे, मैं उत्तर दूंगा। आप प्रैक्टिस 1 लाएंगे, मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। आप अपना पोजीशन लेके कुछ बोलिएगा, मैं आपको खूब उत्तर दूंगा। तो भाव विचार आ रहे हैं। सुनिए ना, मेरी बात तो पहले सुनिए। आप प्रैक्टिस 1 स्टेप 4 की बात हटाइए। आप कहिए कि मुझे ऐसा दिखता है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा दिखता है भैया कि भाव विचार आते हैं। हाँ, पर बात जो वहाँ रखी जाती है कि फिर आप देखिए स्टेटमेंट कैसे बदलता है। अभी मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूँ आपको। हाँ। आप कह रहे हैं बात वहाँ जो रखी जाती है, ये मत कहिए, ये कहिए बात जो मुझे दिखाई देती है। नहीं भैया, बात आप भी मध्यस्थ दर्शन की रख रहे हैं, वहाँ पे भी ये है, तो ये तो फिर डाउट एक बनेगा ना सबके अंदर। एक मिनट, ये जो डाउट बनेगा ना, फिर ये तुलना का डाउट है। देखिए, मैं समय कम है इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए उतना लंबा नहीं करके रोक लेता हूँ भैया, क्षमा करिएगा उसके लिए। समय हो तो उसको आराम से सुना जा सकता। देखिए क्या है, ये जो तुलना का काम करना है ना, इसको पहले एक प्रक्रिया को, जो मैंने शुरू में ही कहा, एक प्रक्रिया को पूरा समझ लेंगे ना, तो हो सकता है कि आप खुद भी तुलना कर पाएँ, हो सकता है मैं भी करके आपको दे दूँ। ठीक है, ये दोनों संभव है। लेकिन किसी एक को सुनते समय ही अगर तुलना शुरू कर देंगे तो नहीं चलेगा। सुनते समय क्या करें, अपना ऑब्जर्वेशन करके देखें कि ऐसा मेरे साथ होता है कि नहीं, कि मैं कभी निर्णयपूर्वक किसी के लिए विचार कर रहा हूँ, कभी नहीं भी करना चाहता हूँ, मैं खाली बैठा हुआ हूँ तो भी कुछ ना कुछ उठता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही होता है। होता है ना। हाँ। तो देखिए, हमारी बात और आपका ऑब्जर्वेशन मैच कर गया, अभी मैच कर गया ना, तो उसको प्रैक्टिस को वहाँ रहने दीजिए। अभी जब इस पर हम बात करना शुरू करेंगे कि उस प्रैक्टिस का क्या है, तो हम बता देंगे आपको, कि उसका आशय क्या है। अभी की बात आपके ऑब्जर्वेशन से मैच कर गई ना, तो हमारा आपका कम्युनिकेशन बैठ गया। अब इसको अभी हम चलाएंगे। आप अगर कहोगे कि नहीं, जो आप कह रहे हैं ऐसा मैच नहीं हो, तो हम आप बात कर सकते हैं। अभी तो हमारा आपका मैच कर गया। यही मैच कर रहा है। तो हम आगे चलते हैं, उसको बाद में देखेंगे। ये सब देखिए, मैं सारे जो आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये सब मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि किसी दूसरी जगह पर ऐसा हो तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये मैं कोई एक उदाहरण के रूप में चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ज़िंदगी में ये परिस्थिति आपके साथ भी आएगी, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो मैंने शुरू में कहा कि सुनने की, ये सब मैंने शुरू में ही रिपीट कर दिया था कि सुनने के लिए क्या क्या बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब घटनाएं आती है ना, तब समझ में आता है कि उस वाक्य का मतलब क्या था। वो जब घटनाओं से हम नहीं गुजरते हैं ना, तब तक लगता है ठीक है, कुछ बोला जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। उन बातों का वस्तुतः तात्पर्य क्या है, वो परिस्थिति आने पे ठीक से पता चलती है। नहीं, और आपने जब कहा, मैंने उसको सुना, फिर मैंने प्रैक्टिस किया, फिर मैंने तुलना की, और फिर आपके सामने प्रश्न रखा। ठीक है ना। तुलना के प्रश्न को हम बाद में लेंगे, पहले तो हम कुछ बेसिक्स प्लेस कर दें। कर दूंगा उस काम को, मेरे ध्यान में है, जो आप कह रहे हैं।
क्या करने, ऊपर जो रखा हुआ सिस्टम क्या है उसमें, वो तो नहीं हो रहा, कॉल तो नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर क्या हुआ है, सिल गया? किनका मोबाइल रखा हुआ है वो? आईपैड है? किनका है? हमारा दो रिक्वेस्ट है सभी से। एक तो ये कि किसी भी रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को अगर हम शुरू करते हैं ना, तो उसको आयोजकों की सहमति के साथ किया जाए। पहला तो हमारा यही निवेदन है, और ये सामान्य मर्यादा के तहत है। अभी आप देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग में भी ना ये सिस्टम आ गया है। जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, वो अगले को कम्युनिकेट करता है कि दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ये ट्रांसपेरेंसी सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों को। और ये मैं कोई उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, हम तो पब्लिक में खड़े हैं जी, वही कहेंगे जो कहना है। लेकिन संवाद को अगर डेवलप करना चाहते हैं, परस्परता में विश्वास को अगर डेवलप करना चाहते हैं, प्रक्रिया क्या होगी? मैं तो उस दृष्टि से इन ध्यानाकर्षणों को कर रहा हूँ। ये कुछ भी करें क्या फर्क पड़ता है जी, हम तो खड़े ही हैं बोलने के लिए, ठीक है भैया यहाँ पे जी। हाँ हाँ, तो कल जो मैंने शेयरिंग रखा था वो ओरोविल वाला, तो उसमें एक प्रैक्टिस से प्रैक्टिस और जो आ रहा है और मैं ला रहा हूँ, उसका जो कल मुझे रिजोल्यूशन मिला है, उसका एक बात रखना चाहता हूँ शॉर्ट में। भैया अभी प्लीज़ हमको थोड़ा समय दीजिए। क्या है, जब हम किसी चीज़ की समरी को करना शुरू करते हैं, उसका मतलब होता है कि उससे जुड़ी हुई जो चर्चा होनी थी इस सत्र में वो हो गई, ठीक है। तो अब दो ही उपाय है, या तो इसी को हम पूरे 7 दिन चलाएं या कुछ और टॉपिक कवर कर लें, ठीक है। तो जब समरी को हम शुरू करते हैं ना, उसमें प्रश्नों को शुरू करने से कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। समरी का मतलब होता है कि को जो बोलना था बोल दिया, जितनी चर्चाएं पॉसिबल हो सकती थी वो हो गई। अब उसके बाद उस पर प्रश्न को शुरू करेंगे तो सेशन क्लोज कैसे होगा? उसको आगे के लिए मान लिया जाए, इतना ही किया जा सकता है। बाहर पूछ लिया जाए, रात के सेशन में पूछ लिया जाए, किसी और जगह डिस्कस कर लिया जाए, ये जगह तो बन सकती है। अन्यथा वो समरी का फ्लो ही नहीं बैठेगा, उस समरी का फ्लो ही नहीं बैठेगा, वो मानस में स्थिर ही नहीं होगा चित्र, ठीक है। एक वेग आइडिया फिर से खड़ा हो जाएगा बहुत सारा। ये सब मैं प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से बता रहा हूं कि आप किसी काम को शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे जी। मुझे तो, मैं प्रश्नों को भी डील कर ही सकता हूं, मैं उसको रिस्पॉन्ड करके प्लेस भी कर ही सकता हूं, लेकिन श्रोता को कठिनाई होगी। उसके मानस में वो सारी चीज़ें किसी और फिल्म के साथ ही बैठेंगी, एक साथ सेट ही नहीं मिला ना जी। ये उसी एडवर्टीजमेंट जैसा है कि आप एक चीज़ को दिखाते हुए दूसरी चीज़ जोड़ देंगे तो दोनों साथ ही जाएगा ना, वो अलग कैसे होगा? अलग कैसे होगा? तो इस दृष्टि से देखेंगे ना, तो मैंने तो चर्चा को फाइल और बात करने से शुरू किया था कि ये दोनों को जितना भी हमको, अगर मान लीजिए हमको 15 दिन लगातार स्मृति, भाव और विचार की सजगता पर काम करना है, तो उस समय मोबाइल का, व्यवहाराभ्यास का, दूसरे व्यक्ति का जरूरत नहीं रह जाता, जरूरत नहीं रह जाता। तो हम क्या करना चाहते हैं, कौन सा स्टेप हमसे हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, जो नहीं हो पा रहा है उसको अगर गहराई से करना चाहते हैं तो हमको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे करें, कि नहीं? डिजाइन तो सोचना पड़ेगा ना। तो अगर व्यवहाराभ्यास के साथ साथ ही तीनों बढ़िया हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो पहले 3 को करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो पा रहा है पहले 2 को करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो पा रहा है सिर्फ पहले को करना पड़ेगा। और पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को करने में व्यवहार की, मोबाइल की, दूसरे व्यक्ति की कहीं भी जरूरत नहीं, कि नहीं? द चॉइस इज योर्स। निर्णय तो आपका है जी। मुझे तो जो बात बतानी थी, जो प्रश्न पूछना था, मैंने पूछ लिया।
हम लौट करके आते हैं। अभी हमको सरलता पर थोड़ी बात करनी है। ये जो बौद्धिक नियम है ना, 5 है उसमें, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। तो हमने स्नेह की बात कर दी, हम सरलता पर थोड़ी बात कर देते हैं। पीपीटी आपके पास पहले से ही है। स्लाइड नंबर क्या है जी? 87 के आसपास होगा। चलिए, तो देखिए सरलता को देखेंगे ना, मैं कुछ चीज़ों को आराम आराम से बता देता हूँ। अभिमान, ऊपर वाला जो लाइन लिखा है ना, भाषा, मुद्रा, शरीर विन्यास में सरलता की पहचान, ये तो दर्शन का वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। अभिमान या ग्रंथि रहित होना दर्शन का वाक्य लिखा है, ये 2 बात हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो अहंकार या अभिमान ये जो है, ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को निष्ठ मानने की बात है। तो चाहे अपने रूप को, चाहे बल को, चाहे पद को, चाहे धन को, चाहे विचार करने की क्षमता को, ठीक, किसी न किसी चीज़ को हम दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को निष्ठ मानते हैं, कम मानते हैं। निष्ठ यानी कम, इन्फीरियर, ठीक है। इसका नाम अहंकार है। और ये रोग खत्म हो जाए तो इसका नाम सरलता है। आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान से देखेंगे ना, तो आदमी के खड़े होने के डिजाइन से भी आप बता सकते हैं कि सरलता है कि अहंकार है। ये जो हम एक दूसरे को व्यवहार में चोट पहुंचता है ना, एक दूसरे के साथ जीते हुए व्यवहार में जो चोट पहुंचता है ना, बहुत बार बोल के भी पहुंचता है, ऐसा नहीं। आपका जो तरीका होता है ना, दिखने का, दिखने का, दिखाने का, एक्सप्रेस होने का, वो तरीका ही अपने आप में बताता है कि क्या चल रहा है। भाव भंगिमा से पता चलता है, उसका मतलब यही है। चलता है नहीं चलता है? उसके अभाव का नाम सरलता है। तो अहंकार की पहचान देखेंगे कि क्या है, तो हम अपने को केंद्र में रख के अस्तित्व को देखते हैं, ये अहंकार के मूल में। हम अपने को केंद्र में रख के बाकी सबको पेरीफेरी पर, परिधि पर देखते हैं। परिधि समझते हैं? मुख्य तो मैं हूं, बाकी सब साइड सपोर्ट। ठीक ठीक है, घर चल रहा है, मुख्य तो मेरे कारण चल रहा है, तुम लोग भी कुछ कर देते हो, ठीक। ये अहंकार है। संस्थान तो चल रहा है, मुख्य मैं कर रहा हूं, तुम लोग भी कुछ करते हो, ये अहंकार है। मैं बोल भी दूं, ना मानूं इस बात को, मूलतः ये नहीं मानूं कि आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरा, ठीक। मैं बोल भी दूं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत ध्यान रख रहे हो, तुम्हारे कारण नहीं चल रहा है, झूठ बोलना है। दूसरे को धोखा देना है, अपने को धोखा देना। मैं मानता नहीं हूं मूलतः कि आपका कंट्रीब्यूशन मेरे इतना ही है, और मैं कहूं कि तुम यहाँ के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हो, बड़े पिलर हो, तुम्हारे कारण ही तो सब चल रहा है, ये झूठ बोलना है। ये दूसरे को धोखा देना है, अपने को धोखा देना है। मूलतः हम अपने अंदर ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सचमुच ये सवाल पूछना चाहिए। और मैं हर बार ध्यान दिलाऊंगा कि ये किसी दूसरे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे में देखें कि हाँ इसमें अभिमान है कि सरलता है। अपने लिए ये बात कह रहा हूं कि अपने में देखें कि हमारे अंदर अभिमान है कि सरलता है। इसको अगर दूसरे में देखना शुरू कर दिए ना, तो आप दवा को जहर की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिए। और कोई दवा आप लें स्वस्थ होने के लिए और वो रिएक्शन कर जाए, ठीक, फिर तो कोई ऐसा ही हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा जहाँ बड़ी मुश्किल से आप बचेंगे। देखें कभी दवाओं के रिएक्शन का क्या असर होता है? हमने तो ज़िंदगी में कई बार देखा है, कई बार देखा है। ये समझ में आए? ये कितना सूक्ष्म चलता है, उसके 2 उदाहरण दूंगा मैं। बर्नार्ड शॉ की एक कथा है। बर्नार्ड शॉ उस समय पर क्रिश्चियनिटी और बाइबिल के विरोध में काफ़ी काम कर रहे थे, ठीक है।
अनेक कारणों से। और मैं जितनी कथा सुनाऊं, मैं कथा भर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, आगे पीछे नहीं हूँ। तो अहंकार कैसे काम करता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो किसी ने वरना उस समय ये खोज हो गई थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बाइबल में ऐसा कहते हैं कि लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो विज्ञान के खोज के हिसाब से वो ठीक नहीं बैठा, उस पर चर्चाएं बहस चल रही हैं। चर्च एक तरफ खड़ा है, विज्ञान एक तरफ खड़ा है। तो लोगों ने बर्नार्ड शॉ से पूछा कि बर्नार्ड शॉ आपका क्या इसमें मत है। ठीक है, क्यों पूछने जाते हैं लोग? राय पूछने नहीं जाते हैं लोग। ठीक है, लोग अपना संख्या बल बढ़ाने जाते हैं कि उनको पता है कि ये बाइबल के विरोध में है, तो यही कहेगा कि भाई विज्ञान की जो खोज है वो ठीक है। हम राय पूछने भी नहीं जाते हैं लोगों के पास, हम तो पोजीशन को अपना फर्म करने जाते हैं, मजबूत करने जाते हैं। हमेशा हो ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये कहा जाता है ना इस तरह से, ध्यानाकर्षण की दृष्टि से कहा जाता है कि अगर एक जगह दो जगह भी है तो उसको लग के ठीक कर लें। ये इसलिए नहीं कहा जाता है कि हम हमेशा यही कर रहे हैं। अगर वो ले लेंगे तो हमारी बात का आशय ही खत्म हो गया। तो लोगों ने बर्नार्ड शॉ से जाके पूछा है इस उम्मीद में कि वो कहेंगे कि भाई विज्ञान की खोज ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। उसने एक मजाक किया। उसने कहा कि देखो, मैं बाकी चीज़ों में बाइबल के पक्ष में हूँ या चाहे नहीं हूँ, मैं इस बात में तो बाइबल के पक्ष में हूँ कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर घूमती। कहा क्यों भाई? कहा जिस धरती पे बर्नार्ड शॉ रहता है वो किसी और का चक्कर कैसे लगा सकता है? तो अहंकार ऐसी ही चीज़ है। अहंकार जो है ना ऐसी ही चीज़ है। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे केंद्र में रहते हुए घूम रहा है। केंद्र में मैं हूँ, मेरे अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, इसका नाम अहंकार है कि नहीं? होता है नहीं होता है? दिख रहा? बढ़िया। इसको तोड़ने का एकदम सरल स्टेप है। अगर आप एक परिवार के चलने में परिवार के सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन को पहचानना शुरू कर देंगे तो परिवार के अंदर आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। परिवार के बाहर फिर भी हो सकता है कि मेरा परिवार सबसे श्रेष्ठ जीता है, पर ये अब सामूहिक अहंकार है। 10 लोगों का कॉमन अहंकार है, 5 लोगों का कॉमन अहंकार है। ठीक कि नहीं? आप अपने को परिवार से आइडेंटिफाई करने के बदले किसी जाति से आइडेंटिफाई कर लें। ठीक, एक कॉमन अहंकार हो जाएगा कि ये जाति सर्वश्रेष्ठ, और वो सब लोग मिलके एक साथ कहेंगे हाँ भाई ये जाति सर्वश्रेष्ठ। आपका आइडेंटिफिकेशन किसी धर्म के साथ हो जाए, ठीक है, सब साथ मिलके कहेंगे कि ये धर्म सर्वश्रेष्ठ। तो जितनी सीमा तक हम अपने पहचान को देख लेते हैं उस सीमा के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, उस सीमा के बाहर तो अहंकार बना ही रहता है कि नहीं? होता है ना। जिस आधार पे भी ले लीजिए आप, जिस आधार पे हम सामूहिकता देख रहे हैं, ठीक है, वो आधार जहां तक मिलता है वहां तक अहंकार नहीं होता, वहां तक तो हम एक जैसे हैं। भाई हम भी इसी जाति के हैं, आप भी उसी जाति के, हम भी इसी धर्म के हैं, आप भी उसी धर्म के है ना। लेकिन बाहर देखेंगे ना तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है अहंकार। होता है, दिखता है। सामूहिक अहंकार पर ना रजनीश एक अच्छा मजाक करता है, वो भी सुना देता हूँ आपको। वो कहता है कि फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की क्लास चल रही थी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र तर्कों पर बहुत खरा है, खास करके वेस्टर्न फिलॉसफी तो तर्कों पर ही प्रधानता से खरा है। इंडियन ऐसा नहीं है। इंडियन फिलॉसफी ज़्यादातर समय ऑब्जर्वेशन पर खड़ी है। इसलिए उपनिषदों के बारे में
पश्चिमी विद्वानों का एक वह है, क्रिटिक है बार बार, कि यहाँ तो वाक्य कह देते हैं, ठीक, कि ऐसा है, ठीक, यहाँ तो वाक्य कह देते हैं कि ऐसा है। जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम का पहला वाक्य है जो कहता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। तर्क नहीं है उसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है, ढूंढ के नहीं मिलेगा आपको। दूसरे शास्त्रों में लॉजिक का भी प्रयोग है, खास करके न्याय शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो उसकी लॉजिक तो कई बार खास करके नव्य न्याय को इतनी कठिन मिलेगी कि लगेगा ऐसा लॉजिक भी कोई सोच सकता है। तो वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो वहाँ तर्क शास्त्र को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे विद्वान आदमी हूँ, ठीक। कोई नहीं, आपके रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बस चलने दीजिए। तो उसने, टीचर ने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे विद्वान आदमी हूँ। बच्चों ने कहा सर ऐसा कैसे, आप 700 करोड़ की आबादी में घूम घूम करके कहाँ हिसाब लगाएंगे, और आप तो तर्क के टीचर हैं, कैसे इस बात को सिद्ध कर पाएंगे कि मैं दुनिया का सबसे विद्वान आदमी हूँ, भाई इतने लोग हैं। उसने कहा कहो तो अभी कर देते हैं, ट्राई कर लेते हैं, इसमें क्या है। कहा शुरू करिए। उसने कहा ये बताओ कि इस धरती पर सबसे बढ़िया देश कौन सा है। अगर फ्रांस के ही सभी लोग इकट्ठे हों तो क्या कहेंगे। तो कहा फ्रांस। कहा अच्छा ये बताओ कि फ्रांस का सबसे बढ़िया शहर कौन सा है। पेरिस। पेरिस की यूनिवर्सिटी है तो पेरिस, ठीक। कहा अच्छा ये बताओ पेरिस की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें पढ़ते हैं, ठीक। कहा इस यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा है। फिलॉसफी, जिसमें हम पढ़ते हैं। यहाँ तक सामूहिक अहंकार है, एकदम बढ़िया चल गया, कोई कठिनाई नहीं हुई, ठीक। अब यहाँ क्या है, अलग अलग खड़े हो गए, अब क्या करेंगे। अब तो व्यक्तिगत अहंकार टकराएगा। अब कैसे सिद्ध करिएगा कि यहाँ उपलब्ध लोगों में से कौन सर्वश्रेष्ठ। उसने कहा ये बताओ कि इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है। तो मैं हूँ, तो कौन सर्वश्रेष्ठ हुआ। तो ये जो सामूहिक अहंकार जब तक चलता रहता है ना, हमको पता भी नहीं चलता है कि ये अहंकार काम कर रहा है। तो व्यक्तिगत, इसको मैं दोनों तरह से कहूँगा, व्यक्तिगत अहंकार को तोड़ने की दृष्टि से सामूहिक अहंकार को विकसित करना एक स्टेप हो सकता है। तो एक अपने अहंकार को तोड़ने के लिए परिवार को समूह के रूप में देखना और अपनी आइडेंटिटी एक परिवार के रूप में पहचानना, ये अगला कदम है बड़ा। कह रहा हूँ अपने परिवार के अंदर अपने अहंकार को तोड़ने के लिए सामूहिक अहंकार का प्रयोग हो सकता है कि मैं अपना आइडेंटिटी अब एक परिवार के रूप में देखता हूँ, न कि एक व्यक्ति के रूप में। इसका मतलब ये होता कि आप किसी काम को पूछेंगे कि ये किसने किया, तो उसका उत्तर होगा मेरे परिवार ने किया। उसका उत्तर ये नहीं होगा कि मैंने किया। भैया ऐसे ही, हाँ। एक इसमें बीच में एक ही सेकंड में हाँ। पूछना था, ये साधार अनुमान होगा या निराधार अनुमान होगा। कौन सा। ये अगर हम सामूहिक अहंकार का स्वरूप जो आप कह रहे हैं स्टेप के रूप में पहचाने, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक निराधार अनुमान जिसको हम अस्तित्व की वास्तविकताओं का साधार अनुमान से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यहाँ तो एक निराधार अनुमान लग रहा है कि मैं एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। निराधार किस रूप में कह रहे हैं आप। हम सामूहिक अहंकार को किस आधार पर ले रहे हैं। हम सामूहिक अहंकार पहले अहंकार को छोड़ देगा, ये किस आधार पर कह रहे हैं कि अच्छा वो ये तो ऐसा होता है कि देखिए आप अपने में इस बात को देखिए, अगर आप अपनी पहचान को, आइडेंटिटी, ये सारा अहंकार आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। हम अपनी आइडेंटिटी को अपने रूप में पहचानते हैं या एक परिवार के रूप में पहचानते हैं। ठीक बात है। अगर अपने रूप में आइडेंटिटी पहचानेंगे तो हमारा अहंकार रहेगा ही,
लेकिन अगर हम अपने को उस परिवार के एक हिस्से के रूप में पहचानने लगे, ठीक, और परिवार में सबके कंट्रीब्यूशन को देख करके परिवार को देख रहे हैं, तो परिवार के अंदर मेरा अहंकार कैसे बचेगा? पर जैसे ही बात परिवार में आएगी वापस वो खड़ा हो जाएगा। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ भैया, क्योंकि हाँ। जैसे एक जाति समाज में पहुंचते हैं तो हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, पर जैसे ही हम उस जाति के अंदर कभी मीटिंग हो रही होगी तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, पुनः खड़ा हो जाएगा। इससे अहंकार के गलने की टेम्परेरी संभावना तो है, पर पूरा हो पाएगा इस पे थोड़ा डाउट नहीं, मैं पूरा तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक स्टेप है। हाँ, मतलब ये टेम्परेरी स्टेप है, ये वर्ड ज़्यादा ठीक नहीं है। फाइनल अभी बता देता हूँ, हो जाए तो सीधा वही कर लीजिए, बता रहा हूँ जी। देखिए, ये तो करने की बात है, एक एक कदम ही चलना पड़ता है। कभी जब आदमी खुद ही अहंकार में इतना ग्रस्त हो, परिवार के लिए भी ये बन जाए तो बड़ी बात, ठीक। इससे ऊपर उठेंगे ना, तो जिस समुदाय, जिस समूह, जिस संप्रदाय में आप काम कर रहे हैं ना, उसके साथ भी अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो वहाँ तक अहंकार खत्म हो सकता है। जैसे, और ये भी हो जाए तो मैं क्यों इस स्टेप को बात कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा आपको। हमारा जीवन विद्या का एक परिवार है, ठीक, ये समुदाय की जगह पर आएगा या संप्रदाय की जगह पर आएगा, कोई ना कोई समाज कहलाएगा ये जो जीवन विद्या परिवार जिसको हम कहते हैं। अगर हम अपनी पहचान को जीवन विद्या परिवार के साथ जोड़ करके देखते हैं तो जीवन विद्या परिवार में कहीं भी काम हो वो हमारा काम लगेगा हमको, ठीक। अगर हम उस पहचान को वैसा नहीं बना करके कानपुर, रायपुर, अछोटी, दिल्ली, भीलवाड़ा, राजस्थान, फलाना, ढिमका वो अगर बना के रखे हैं, ठीक, तो जीवन विद्या परिवार का काम भी हमको अपना काम नहीं लगेगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उससे पीछे आ जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने अपने आइडेंटिटी को उस बड़े के साथ जोड़ लिया तो इसका मतलब यही होता है कि हम अब पीछे नहीं आ रहे। मैं पूरा करता हूँ, शायद आपका प्रश्न खत्म हो जाए। अगर हम पीछे आ रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को परिवार में समर्पित नहीं किया है, समाज के उस संप्रदाय में, उस समुदाय में समर्पित नहीं किया है मैंने। ये पोजीशन हमको लेना पड़ेगा। अगर कर दिया है तो पीछे लौटने की जगह नहीं होती है, यही करने का मतलब है। अगर हम पीछे लौट रहे हैं तो इसका मतलब हम उस पहले स्टेप पर भी नहीं चले। कहां पर? नहीं, मैं तो ये मानता हूं, एक मिनट, मैं तो एक सारे प्रश्नों को क्रॉस करेंगे तो नहीं होगा। हमको 5 मिनट प्लीज दे दीजिए, हम एक बार रिस्पॉन्ड कर देते हैं, फिर सारे प्रश्नों को पूछ लीजिएगा। और मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट स्टेप को नहीं समझ में आए तो हम फाइनल बता देते हैं। अगर आदमी सचमुच भगवान को समर्पित कर दे, सचमुच शब्द में जोड़ रहा हूं, ईमानदारी से, अहंकार की जगह नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। हम भाषा में बोलते हैं, ठीक, हम भाषा में बोलते हैं, इसलिए अहंकार खड़ा रहता है, अहंकार खड़ा रहता है। भैया मैं बस यही ऐड करना चाह रहा, आपने जो बोला, हाँ, सॉरी। इस इंटरमीडिएट स्टेप का कोई आधार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं, जैसे मैं इस, मान लीजिए मैं एक परिवार के लिए कर रहा हूँ, वो वहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि परिवार के प्रति अगर मेरे में कृतज्ञता होगी तो करूँ। समुदाय के लिए कर रहा हूँ, वो कृतज्ञता होगी, पर मैं उस कृतज्ञता को अगर मैं पूरा नहीं देख पा रहा हूँ और लिमिटेड देख पा रहा हूँ तो वो टिकेगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा समय, कहीं ना कहीं वो वापस ध्वस्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, ये लिमिटेड जो आप देख रहे हैं ना, उसका मतलब ही होता है कि आप जीवन विद्या परिवार को अपना नहीं मानते हैं। मैं उत्तर अब पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ, आगे चलेंगे। इसका मतलब होता है कि मैं जीवन विद्या परिवार को अपना नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जीवन विद्या परिवार के अलग अलग टुकड़े हैं और ये परिवार एक भाषा है। हमको बहुत ईमानदारी से अपना निरीक्षण, मैं दूसरे का कभी बात नहीं कर रहा हूँ, हम बार बार ध्यान रखें, हम दूसरे के किसी निरीक्षण की बात नहीं कर रहे। आप अपने में ही इस बात को देखिए कि अगर मुझे जीवन विद्या परिवार के बारे में ये बात लगती है कि पूरा जीवन विद्या सही को समझना चाहता है, बाहर वालों के लिए नहीं लगता हो आपको, इस कारण से कि उनको प्रस्ताव नहीं मिला है, नहीं जी पा रहे, नहीं कर पा रहे, पूरा जीवन विद्या परिवार भर के लिए भी अगर हमको लगने लगे
कि वो सही को समझना ही चाहते हैं, सही को जीना ही चाहते हैं, शुभ में अपनी भागीदारी कर ही रहे हैं, इस रूप में हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं ही, तो बात बन सकती है। आप कंटिन्यू करिए। भैया मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जब तक मैं हर मानव के रूप में उसको नहीं देख लेता हूँ, ये टिक नहीं पा रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार तक हो जाए, मेरे समाज तक, मैं इवन जीवन विद्या परिवार तक भी हो जाए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन विद्या परिवार तक हो जाए तो कल मुझे किसी और से द्वेष हो जाएगा, वहाँ जाकर मैं अहंकार में आ जाऊँगा, हो ही जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है कि अगर उसको टिकना है, उसको आधार चाहिए, तो वो अस्तित्व की वास्तविकताओं का ही आधार हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। मैं उत्तर देता हूँ ना उसका। ये अस्तित्व सहज वास्तविकता नहीं है कि जीवन विद्या के लोग सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, हाँ, है कि नहीं? हर मानव सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है, ये एक अस्तित्व सहज वास्तविकता है, मैं मना नहीं कर उसमें रहा। वो भी शामिल है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो आप कह रहे हैं शामिल है, ये दूसरा हिस्सा सही है कि नहीं? मैं भी एक स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि जीवन विद्या परिवार के लोग सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट मेरा ठीक है कि नहीं है? सही है। सही है ना? इतना ही बात मैं कह रहा हूँ। तो वास्तविकता का ही एक पर आधार अगर मैंने मैं ये रखा मान लिया कि सिर्फ जीवन विद्या वाले ही सही समझना चाहते हैं, वहां मैं उलझ जाऊंगा। हूं। मुझे ये तो बस मैंने लगा। कभी नहीं लगाया, देखिए। हाँ, मैं इसीलिए ये भैया, क्योंकि आपने एक स्टेप के रूप में बोला ना, इसीलिए मेरे को लगा थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है क्या, इसीलिए मैं इसको बार बार नहीं नहीं, आप एकदम ठीक पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये स्टेप में बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने में सिद्धांतः तो वो बात ठीक लगती है कि ऊपर से चल के हम सबके साथ कर लेंगे। होता क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं ना, तब ज़्यादातर लोगों को ये बात दिखती है कि हम वो कहते तो रहते हैं, करने में परिवार को भी हम एक समूह के रूप में नहीं देखते हैं। इसलिए मैं ये दूसरे साइड से ध्यान दिला रहा हूँ, वरना वो मूल सिद्धांत तो मैं अभी प्लेस कर दूंगा। पर हम कहते तो रहते हैं ये बात कि मैं मानव हूँ, अखंड समाज की सोचता हूँ, सबके शुभ की सोचता हूँ, लेकिन जीने की जगह पर यह दिखाई देता है कि अगर हम 5 लोग भी साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि हम केंद्र में हैं जिसके अराउंड सारा घूम रहा है। तो भैया मैं इसको जो समझ पाया हूँ वापस एक बार प्लेस कर रहा हूँ मेरी समझने की दृष्टि से। आप ये कह रहे हैं कि समझने के रूप में और करने के रूप में दो अलग अलग चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अब मैं जी। इसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। हाँ, मैं जो कह मैं रहा समझ हूँ। पाया हूँ कि समझने के रूप में मुझे जब तक ये समझ में आता है कि जो अस्तित्व की वास्तविकता के रूप में मैं पकड़ पाता हूँ, पर करने के रूप में मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँ, ऐसा ही आप कह रहे हैं? ऐसा ही है। और मैं कह रहा हूँ कि समझने के रूप में अगर इतना भी हो जाए कि जीवन या परिवार के ही सभी लोग सही समझना चाहते हैं, अगर अभी बड़ी बात हो ही नहीं पाई तो पकड़िए इसको, तो आपको पकड़ में आएगा। अगर ये बात अभी हो ही नहीं पा रही है हमसे कि हर मानव सही समझना चाहता है, ठीक है, तो भी इतना हो सकता है कि जीवन विद्या परिवार सही समझना चाहता है। इसमें अभी भैया और चर्चा की लगती है जरूरत। अभी चर्चा तो जितना चाहे कर सकते हैं। ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप का एक ही उत्तर होता है कि हो सके सहयोगी लगे कर लीजिए, नहीं लगे सभी अभ्यास के बारे में एक ही उत्तर है, डस्टबिन में डालिए। मैं तो ये स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली उस फाइनल स्टेप को बता सकूँ, और दूसरा उसका जांच परख करने के लिए इन आधारों को पहचान सकूँ। वो ठीक है, आप वहीं से लेना चाहते हैं वहीं से लीजिए। नहीं भैया, ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि अगर मानव की यात्रा को देखते हैं तो हम ऐसे ही तो आगे बढ़े हैं भैया। जंगल युग से यहाँ तक जो पहुँचे हैं, हम इसी तरह समुदाय को पहचान कर ही धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम उसी को वापस अगर फॉलो करेंगे, क्या हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक? इसका उत्तर यह है कि अपना सत्यापन देना पड़ेगा कि हम अपने परिवार को भी एक समूह के रूप में पहचानते हैं, जिसको परिवार व्यवस्था कह रहे हैं ना, हम पहचानते हैं कि नहीं। हमको ईमानदारी से अपना सारा निरीक्षण करके सत्यापन देना पड़ेगा। हमको अगला सत्यापन देना पड़ेगा कि भीलवाड़ा का ही जो सारा परिवार है, इस पूरे को हम एक परिवार के रूप में पहचानते हैं कि नहीं, ये सत्यापन देना पड़ेगा। इस सत्यापन का प्रमाण भीलवाड़ा में जी रहे दूसरे लोगों से पूछ करके लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो आप जिस तरह से भी चल रहे हैं एकदम ठीक चल रहे हैं, बाकी सब टूल है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, ठीक, तो हम भले ये बात को सोच रहे हैं कि सर्व मानव हमारा संबंधी है और सबके साथ हमारा वो है, लेकिन जीने की जगह पर पहला कदम भी नहीं उठाए। मैं इस ध्यानाकर्षण की दृष्टि से इस बात को कर रहा हूँ, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लें फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको पूरा कर देता हूँ, हो सकता है चीज़ें और क्लियर ही हो जाएं।
देखिए क्यों सरलता पूर्वक जीना ठीक है, उसके एक दो कारण लिखे हुए हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से भी कारण शुरू कर सकते हैं कि सरलता पूर्वक जीने में ही हमको सुख महसूस होता है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि उसका उल्टा जो अभिमान या अहंकार है वो जीवन में एक रोग की तरह है जो सभी दुखों के मूल में। ये अभिमान से ही सारा जड़ शुरू होता है, अहंकार से ही ये अभी मैं एक ही अर्थों में अभिमान अहंकार को कह रहा हूँ, वहीं से सारा जड़ शुरू होता है। हटाने के लिए क्या करें अगर पूछेंगे ना, तो अब मैं 3-4 फंडामेंटल आधार दे रहा हूँ जिस पे अब अनिरुद्ध जी उतनी देर से बात कर रहे हैं। जीने के केंद्र में अगर देखना भी हो, अस्तित्व में होने के केंद्र में अगर देखना भी हो, तो स्वयं को देखने के बदले अस्तित्व को, सहअस्तित्व को केंद्र में देखने की जरूरत है। अस्तित्व के होने के केंद्र में मैं नहीं हूँ, अस्तित्व के होने के केंद्र में सहअस्तित्व है कि नहीं। यहाँ से देखिए तो बातें एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दूसरे टूल को आप चाहें तो इस रूप में यूज़ कर लीजिए कि कितना हमारा प्रोग्रेस हो गया है इसमें, वो पहचानने के लिए काम आ जाएगा, वो पहचानने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। एक मिनट, प्रश्नों से, हाँ अगर कोई लाइन नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। ये फिर अध्ययन सत्र का काम हो जाएगा। आप मत मानिए कि सभी दुखों के मूल में है, आप इतना ही मान लीजिए कि अहंकार एक दुख है, इतना से तो चल जाएगा ना। तो एक अध्ययन सत्र उसके लिए करना पड़ेगा ना फिर मैं भी मना कहाँ कर रहा हूँ। यदि अहंकार आप में जब कभी होता है, आप आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं? तो अहंकार एक दुख है, इतना ही पर्याप्त है। मैं जब कहता हूँ किसी बात को ना, तो उसको पकड़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभ्यास उतने से ही हो सकता है। मैं कम नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को। अहंकार एक रोग दिख गया, उतने से ही काम शुरू हो सकता है। अहंकार एकमात्र रोग है, ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। करेंगे तो 10 मिनट उस काम में और लग जाएगा, इतना ही है। अब मैं अभिमान को, हठ को, आवेश को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे ये सब अंतर संबंधित हैं वो करना पड़ेगा। तो उस काम को मैं थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ और कोई बात नहीं है। टाइम मेरा ऑलरेडी 1 बज गया है, मैं 15 मिनट और लेना चाह रहा हूँ लेकिन वो नहीं करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा ना फिर पूरा। तो पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि जीने के केंद्र में स्वयं को देखने के बदले अस्तित्व को, सहअस्तित्व को देखेंगे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। ये जैसे ही शिफ्ट होता है ना, जीने के केंद्र में स्वयं को रखते हैं ना, तो करने की भाषा आती है, मैं कर रहा हूं। ठीक है, अस्तित्व की जगह से जब देखते हैं ना, तो भाषा बनती है अस्तित्व में ऐसा होता है। कल हमारे भाई साहब भी बाहर करना, होना और है की बात कर रहे थे। छोड़ देते हैं कौन का उत्तर, सुन लिया हूं प्रश्न। तो जीने के केंद्र में मैं के बदले, स्वयं के बदले, व्यष्टि के बदले समष्टि को जब देखना शुरू करते हैं ना, तो करने की जगह होने की भाषा बन जाती है। ये जितने सारे आधार लिखे हैं ना, कोई एक ही पर्याप्त है। तो सबसे आप सहमत हों इसकी भी जरूरत नहीं है, कोई एक पकड़िए ना, पर्याप्त है जी। ये बहुत सारा इसलिए बताते हैं कि जहाँ से पकड़ में आ जाए वहीं से शुरू हो जाए। हम गलती ये करते हैं कि हम इसको भी अध्ययन की तरह पहले सबको बैठाना शुरू करते हैं कि ये बैठ जाए। कर सकते हैं उस काम को, लेकिन फिर अभ्यास शुरू नहीं होगा, अभ्यास शुरू नहीं होगा। दूसरा बात कह रहे हैं कि अस्तित्व में होने का प्रावधान है, इसीलिए हम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको समझने में सहयोग करने का काम कर सकते हैं क्योंकि अस्तित्व में इसका प्रावधान है। ठीक है, आप में समझने की क्षमता है, प्रावधान है कि सहयोग हो सकता है, इसलिए कर पाते हैं। हम कितना भी चाह लें, ईंट पत्थर को समझा सकते हैं क्या? पेड़ पौधे को समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि उसका प्रावधान ही नहीं।
तो हम अपने करने को जो इतना जोर डाल के देखते हैं ना, ये करना जोर में नहीं है, अस्तित्व में उसके होने का प्रावधान है पहले, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो हमारा करने वाला पैर आगे नहीं है, अस्तित्व में होने का प्रावधान वाला पैर आगे है। ये बात पकड़ में आती। तीसरी बात भी यही लिखे हैं कि हम जो समझदार जिम्मेदार होकर के कुछ कर रहे हैं, उसी का तो अहंकार होता है। हम ना समझ हैं, गैर जिम्मेदार हैं, इसका क्या होगा? होगा। तो हम समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इसी बात का अहंकार है। तो ये दिखना शुरू हो जाए कि हमारे समझदार होने या जिम्मेदारी पूर्वक जीने के मूल में भी अस्तित्व में इसका प्रावधान है, इसलिए मैं ऐसा हो पाया हूं। देखिए, नहीं तो हो ही नहीं सकता था। जिन चीज़ों का अस्तित्व में प्रावधान ही नहीं है, वो कैसे कर लेंगे? तो हाँ, सिर्फ एक शब्द और कह रहा हूँ जी, कि अगर हम ये मान लें, जान लें कि हम एक इकाई हैं और अस्तित्व में सारी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ है, अहंकार तो कहीं आएगा ही नहीं। थोड़ा रुकें, हमको पूरा होने दें। ये जो पहला लाइन लिखा है ना, जीने के केंद्र में स्वयं के बदले अस्तित्व को देखना, उसका मतलब यही होता है कि मैं अस्तित्व का एक अविभाज्य हिस्सा हूँ। उसको नीचे देखिएगा ना तो बहुत सारा भी स्टेप मिलेगा, थोड़ा हमको कुछ करने दीजिए। देखिए, हमको लगता है प्रश्न पूछ लेने से उत्तर मिलता है, नहीं मिलता है। उत्तर दो तरह से मिलता है। पहला मिलता है अगले को सुनने से, उससे भी जो ज़्यादा उत्तर मिलता है ना, वो मिलता है उस आधार पर अस्तित्व में वस्तु को देखने से। वस्तु को देखे बिना कोई उत्तर नहीं है, हर प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न है। अगर आपको अस्तित्व में वस्तु दिखने का काम नहीं शुरू हुआ, हर प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न। हमारे सारे उत्तर की कोशिश आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं है, हमारे सारे उत्तर की कोशिश अस्तित्व में किसी निश्चित वास्तविकता की तरफ आपका ध्यान चला जाए, ये है। ये पकड़ना जरूरी है। प्रश्न पूछने से कोई उत्तर नहीं मिलता, उत्तर हमारे देने मात्र से भी कोई उत्तर नहीं पहुंचता। जिस वस्तु की तरफ मैं इंगित करने का प्रयास कर रहा हूं, उस तरफ से उत्तर मिलता है। ये बात समझ में आती? किसी को कठिनाई लग रही हो तो बताइए। इसी बात पर दूसरा बात नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो फ्लो खत्म हो जाता है। हाँ, आ गया आ गया। ये जो मैं इसको इस तरीके से समझ पाया कि जो करने के केंद्र में है वो मैं नहीं पर अस्तित्व है, और एक ये भी है कि मानव दृष्टा कर्ता भोक्ता है। तो दोनों को संतुलन में रखते हुए, मतलब मैं भी कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसके सहयोग में काफ़ी सारे लोग हैं, उस तरीके से हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं अस्तित्व में होने का प्रावधान है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। हम करता है क्योंकि अस्तित्व में कर्ता होने का प्रावधान है। हम भोक्ता हैं क्योंकि अस्तित्व में भोक्ता होने का प्रावधान है। हम दृष्टा हैं क्योंकि अस्तित्व में दृष्टा होने का प्रावधान है। हम तो वहां से शुरू कर रहे हैं अभी। जी, केंद्र में अस्तित्व है या केंद्र में मानव है? अस्तित्व अस्तित्व मूलक मानव अस्तित्व के केंद्रित। केंद्र में तो अस्तित्व ही है, चिंतन के केंद्र में मानव है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन शब्द में चिंतन के केंद्र में मानव है, अस्तित्व के केंद्र में मानव नहीं है। अस्तित्व के केंद्र में तो सहअस्तित्व है जी। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन में चिंतन के केंद्र में मानव है, अस्तित्व के केंद्र में कहाँ मानव? अस्तित्व के केंद्र में तो सहअस्तित्व है, मानव तो बहुत बाद में है प्रकटन क्रम में। अस्तित्व पहले है, मानव बाद में है। तो कैसे केंद्र पहले आता है, परिधि बाद में बनती है? बनाने जाइए सर्कल को ना, आपको पहले केंद्र फिक्स करना पड़ता है,
फिर आप बना सकते हैं उसको। तो मानव के होने से पहले से अस्तित्व है, तो अस्तित्व के केंद्र में मानव नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है कि बेटा बाप का बाप नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे होगा जी? अब आगे चलते हैं। हमारे इसको देखिएगा ना, ये हमने एक बड़ा आधार खींचा, इतना बड़ा नहीं दिखता हो, थोड़ा छोटा भी देखा जा सकता है। वो ये कि हमारे समझदार और जिम्मेदार होने में प्रकृति का, दूसरे मनुष्यों का, ठीक, मानवीय परंपरा का, श्रेष्ठ मनुष्यों का बहुत सारा योगदान है। हम अगर किसी बात को समझ गए तो कैसे, किसी ने तो सहयोग किया होगा। हम अगर आज रॉकेट लॉन्च कर दे रहे हैं, ये रिकॉर्डर बना लिए हैं, रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, माइक लगा लिए हैं, कैसे? हमको लग सकता कि शिविर मैं ही चला रहा हूँ, ये मेरा भ्रम नहीं होगा तो क्या होगा? विशुद्ध भ्रम है, विशुद्ध। तो हमारे समझदार जिम्मेदार होने में प्रकृति का, अस्तित्व का, मानवीय परंपरा का, श्रेष्ठ पुरुषों का बहुत सारा योगदान है। इसको देख लेने से भी अभिमान खत्म होता है, सरलता का उदय होता है। और नीचे कर दे रहा हूँ, अपने से कुछ श्रेष्ठ मानवों को पहचान लेने से, उनका जब जब हम स्मरण करते हैं ना, तब तब कम से कम उतनी देर के लिए तो अभिमान साइड हो जाता है। अगर आप हमको अपने से श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं तो आपके सामने हमारा अभिमान टिक ही नहीं सकता। कुछ और हो सकता है रोग, लेकिन अभिमान तो नहीं टिकेगा, टिक ही नहीं सकता है वो। हम किसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, इसकी पहचान क्या है? उसको अगर देखेंगे ना, तो मध्यस्थ दर्शन की भाषा में मैं उसको कहूँगा कि हम फिर उस व्यक्ति से समझने के अर्थ में तर्क करते हैं, न कि समझाने या गलत सिद्ध करने के अर्थ में तर्क करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। परंपरागत विधि से चलेंगे तो हम उन व्यक्तियों के साथ तर्क ही नहीं करते। परंपरागत विधि से चलेंगे तो, जैसे बाबा जी अपने लिए कहते हैं कि अपने गुरु चंद्रशेखर भारती जी और रमन महर्षि जी, इन दो लोगों के साथ कभी उन्होंने तर्क नहीं किया। ठीक है, कभी तर्क नहीं किया। इसका मतलब किसी जगह पर उन दो लोगों की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकारा, ऐसा कहते भी हैं। तो परंपरागत विधि से देखेंगे तो वहाँ तर्क ही नहीं करते। मध्यस्थ दर्शन की विधि से देखेंगे तो समझने के अर्थ में हम तर्क करते हैं, न कि समझाने या गलत सिद्ध करने के अर्थ। अभी बहुत बार देखेंगे आदमी जब प्रश्न पूछ रहा होता है ना, खास करके परिचय शिविर में खूब आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रश्न नहीं पूछ रहा होता है, वो उत्तर दे रहा होता है। वो बता रहा होता है कि तुमको नहीं आता है, हमसे सुनो, समझो इसको, तुम्हारे देखने में थोड़ी चूक रह गई है, मैं ध्यान दिला रहा हूं तुम्हारा। ये जो नीचे लिखा हुआ है बात, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तो किसी एक सिद्धांत को ठीक से अपनी स्मृति में बनाए रखने के आधार पर सरलता का अभ्यास हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति सरलता का अभ्यास करना चाहे, क्रम वैसे ही चलेगा। स्मृति में इनमें से किसी एक सिद्धांत को रख करके उसके प्रति सजगता, सजगता। भाव में क्या रहेगा? सरलता। और विचार में क्या चलेगा? फिर उसके साथ जो भी पूरकता का स्वरूप होगा वो चलेगा। यही तो चलेगा जी। तो हर अभ्यास का क्रम फिक्स कर दिया है मैंने पहले ही, वही चलेगा, वही चलेगा। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे ना, तो ये सिद्धांत, वो सिद्धांत जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जुड़ जाते हैं। जैसे अभी जब तक आपने जीवन विद्या का शिविर नहीं किया है, सहअस्तित्व शब्द को सुनने से कोई एक अर्थ आपके मानस में उठता है? होता है ऐसा? कुछ तो उठता होगा ना। पहली बार जब आप शिविर में आए, आपने सहअस्तित्व शब्द को सुना, कुछ अर्थ मानस में उठता होगा। पूरा शिविर करने के बाद, कुछ वाङ्मयों को पढ़ने के बाद वो अर्थ बदल जाता होगा ना, फैल जाता होगा ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाती होगी ना।
अब आप सहअस्तित्व शब्द को सुनते हैं, उतना ही दिखता है जितना पहली बार दिखा था या उससे ज़्यादा दिखता है? तो धीरे धीरे ये सभी अलग अलग सिद्धांत जुड़ करके किसी एक दो निश्चित, बल्कि अल्टीमेटली तो एक, वरना एक दो तीन निश्चित सिद्धांतों में जुड़ जाते हैं। ठीक, एक दो तीन चार जितना भी कह लीजिए, निश्चित सिद्धांतों में जुड़ जाते हैं, जिसके ध्यान में बने रहने से सारी चीज़ें ठीक चलती रहती। उसको आप नियम न्याय धर्म सत्य कह लीजिए, ठीक है, उसको आप सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध कह लीजिए, उसको आप जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यापक का नित्यत्व कह लीजिए, उसके साथ व्यवहारकारी के नियम कह लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। मुख्य बात यह है कि इसमें से जिस बात को भी आप कह रहे हैं, उस वाक्य की, उस शब्द की स्मृति के साथ वो पूरा आपके सामने खुल जाए, जो आपके जीने का आधार बनता है। चाहे मानव के साथ, चाहे शेष प्रकृति के साथ, चाहे व्यवहार करते समय, चाहे व्यवसाय करते समय, चाहे भागीदारी करते समय, चाहे विचार करते समय, चाहे भाव के समय, वो स्मृति में आते ही, वो वाक्य स्मृति में आते ही वो पूरा आधार खुल जाना चाहिए, जो इस पूरे जीने का आधार बनता है। फैलता दिखता है, तो सही टीचर की का प्रमाण है ये। फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। देखिए, ये बात तो हमको शुरू से लगती है कि अगर हमको समझ में आ जाए तो हम दूसरों को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हमको ही नहीं समझ में आए तो फिर क्या कर सकते हैं जी। तो हमको जितना समझ में आ जाए वो हम बता तो सकते हैं, ये तो हमको लगता है कि उसकी अभिव्यक्ति संभव है। हमको अभिव्यक्ति में शंका नहीं है। समझने का काम कितना कर पाएंगे, कितना कर पा रहे हैं, वो अभी देख रहा हूँ। तो ये बात समझ में आई? ठीक है, हम यहीं पर रोक लेते हैं सेशन को। हाँ बताइए भैया। कई बार ना श्रेष्ठता और विशिष्टता जो होता है ना, उसमें हल्का सा ये कन्फ्यूज़न होता है। जैसे किसी ने माइक्रोफोन बनाया, तो अब ऐसा लगता है कई बार कि यार उसने भी कुछ ठीक तो किया, तो वहाँ पे ऐसा लगता है फिर कि उसका जीवन, मतलब वो जैसी ज़िंदगी जीता था वो ठीक थी कि नहीं थी, हमको नहीं पता है। तो वहाँ पे ऐसा पता नहीं लगता कि विशिष्ट देखा जाए, उसको श्रेष्ठ देखा जाए। वो भैया थोड़ा आप क्लियर कर दें तो प्लीज़। हम क्या है, ये सब तो एक शब्द है, श्रेष्ठता एक शब्द है, विशेषता एक शब्द है। आप उसको किस अर्थ में जोड़ रखे हैं ये आप बता सकते हैं। मैं किस अर्थ में जोड़ के उसको प्लेस कर देता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। मैं विशेषता को ठीक नहीं मान के श्रेष्ठता को ठीक मानता हूँ। पहले तो ये पोजीशन कर दूँ मैं, तो मैं विशेषता किसको कहता हूँ, क्यों मैं उसको ठीक नहीं मान रहा? विशेषता मैं कहता हूँ दूसरों की तुलना में किसी चीज़ को देखने से। आपके रूप से अपने रूप की तुलना, आपके पद से अपने पद की तुलना, आपके धन से अपने धन की तुलना, आपकी डिग्री से अपने डिग्री की तुलना, आपके कपड़े से अपने कपड़े की तुलना, आपकी सैलरी से अपने सैलरी की तुलना, आपकी गाड़ी से अपने घर गाड़ी की तुलना। इस आधार पर यह कहना कि मेरी गाड़ी ठीक है, अच्छी है, बेहतर है, ये इसको मैं विशेषता कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो ठीक नहीं समझ में आता है। मैं परिचय शिविर को नहीं खोलता हूँ ये मान करके कि आपको ये पता है। श्रेष्ठता क्या है? सही समझने के अर्थ में, सही जीने के अर्थ में, सही भागीदारी के अर्थ में जिसने जितना भी काम किया है वो सब श्रेष्ठता का स्वरूप है। उसमें भी क्रम देखिएगा तो अनुभव आयाम सबसे श्रेष्ठ है, फिर विचार आयाम श्रेष्ठ है, फिर व्यवहार आयाम श्रेष्ठ है, फिर व्यवसाय आयाम श्रेष्ठ। तो व्यवसाय के रूप में कंट्रीब्यूशन भी एक श्रेष्ठता है। ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उस आदमी का विचार आयाम भी ठीक है, उसका व्यवहार आयाम भी ठीक है, उसका अनुभव आयाम भी ठीक है, ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन जिस आयाम में जो कंट्रीब्यूशन है उतना तो पहचाना ही जा सकता है, और तुलना नहीं है इसमें। इसने बढ़िया मोबाइल बनाया दूसरे से, ये बात नहीं है। बात यह है कि कम्युनिकेशन को सटीकता से करने के लिए काम किया, ये आशय है। जैसे जूम जिसने बनाया होगा, जूम ऐप, उसने भी कार्य आयाम में अच्छा काम ही किया है, उससे आज हम कुछ भी सीख पाते हैं तो अच्छी चीज़। पर आप ऐसा करें उसका अनुभव और विचार और व्यवहार वहाँ ना देखा जाए, कार्य आयाम तक तो वो श्रेष्ठ है ही सही। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम भी जब उससे बात करेंगे तो हम उसको समझाने के लिए नहीं, उससे समझने के लिए कार्य आयाम तक उसको देखेंगे। ऐसा बोल रहे एग्जैक्टली उससे कार्य आयाम के संदर्भ में समझना होगा। हैं। जी जी जी। ठीक है, और कार्य में भी अगर स्पेसिफिक कैटेगरी करने जाएंगे तो ये जो कम्युनिकेशन वाला आयाम है जिसका काम जूम कर रहा है उसके अर्थ में समझना होगा। जी हो बिल्कुल। सकता है कार्य में मेरा ही कोई अच्छा स्किल हो जो मैं समझा सकता हूँ उसको, और विचार व्यवहार और अनुभव में समझने का प्रमाण ये नहीं होगा कि उसने जूम ऐप बना दिया तो मैं उसके लिए थोड़ी जाऊंगा उसके पास। हमको अनुभव करना होगा तो जूम बनाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, विचार ठीक करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, व्यवहार ठीक करने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, व्यवसाय में भी आपको खेती करना है तो उसके पास जाने की जरूरत नहीं। कम्युनिकेशन को सटीकता से करने के संदर्भ में जो इस ऐप की भूमिका है उस संदर्भ में है तो जाना पड़ेगा। भैया पर ऊपर के आयामों में मदद तो होती है ना उससे? थोड़ी थोड़ी, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार जिनका भाव पवित्र हो, विचार पूरकता का हो, जी। वही सब खोज करते हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता है। जी भैया। भाव में कमी, विचार में कमी होते हुए भी, शोषण का विचार होते हुए भी आदमी खोज कर देता है दूसरों से ज़्यादा बेहतर। हाँ नहीं भैया, मतलब उसका जो आविष्कार है जी। उसने, उसके भाव अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, उसका जैसा भी वो जी, देखेगा। जी। पर उसके आविष्कार से हमारा जो ऊपर के आयाम है वो ठीक हो सकते हैं, मैं ऐसा कह रहा हाँ हूँ। बिल्कुल, कम्युनिकेशन, हाँ एप्लीकेशन, जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो मैं सहमत हूँ। इसीलिए तो हम उसको श्रेष्ठ आविष्कार मान रहे। बंदूक जी। बनाने को श्रेष्ठ आविष्कार थोड़ी कहेंगे, जी जी जी। शराब ढूंढ देने को श्रेष्ठ आविष्कार थोड़ी कहेंगे, सिगरेट बना देने को श्रेष्ठ आविष्कार थोड़ी कहेंगे। देखिए मैं धन्यवाद। वापस, ठीक है, धन्यवाद। मैं वापस, बढ़िया, पीछे प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ लीजिए। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ कह रहे हैं, इसको सुन लेता अगर हूँ। जूम ऐप की बात कर रहे हैं या कोई किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी या यंत्र की बात कर रहे हैं, और अगर हम उसे अपनी श्रेष्ठता के अर्थ में उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो फिर वो श्रेष्ठता के लिए हम उसे श्रेष्ठता के उसमें देखेंगे। वही अपनी श्रेष्ठता के लिए उपयोग कर रहे हैं हम किसी को, तब तो है ही श्रेष्ठता। हम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन समाज गति में सहयोगी है, दूसरे लोग कर रहे हैं, हाँ। तो भी उसको श्रेष्ठ मानना ही ठीक है। एक सेकेंड भैया, कुछ पूछ रहे, उसको कर लूं, माइक इधर बढ़ा दीजिए। भैया जैसे अहंकार से निकलने के जो प्रोसेस आपने बताया है, उसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, जी, उससे कैसे बाहर निकला जाए? दो बात मैं कहूँगा, समय बचेगा तो इसमें कर दूंगा, नहीं तो किसी परिचय शिविर में उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टॉपिक को खोलेंगे उतना समय तो चाहिए। मैं आधा घंटा 50 मिनट निकाल के सरलता को एक लेवल पर कर पाया हूँ, तो एक टॉपिक खुलने का मतलब है पूरा 1 घंटा चाहिए। तो अभी के लिए मैं थोड़ा उसको रोक रहा हूँ, बट अगर बहुत संक्षेप में प्रश्न, उसको आगे नहीं लेंगे। सारा जो अहंकार है या सारा अवसाद है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों के मूल में तुलना है। तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन में अधिक है तो अहंकार, कम है तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। हम कह रहे हैं कि तुलना इतनी जरूरी है क्या? हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, तुलना या अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान करके उसको पूरा करना? तो अगर मुझे अपने कपड़े की आवश्यकता समझ में आती है कि मुझे इतने जोड़ी कपड़े चाहिए, इतने पेयर ऑफ क्लोथ्स चाहिए, इसी तरह का चाहिए, तुलना की क्या ज़रूरत है आपसे? तो अगर ये दोनों रोग को हटाने का एक ही उपाय है, तुलना से बाहर निकल करके उस निश्चितता को पकड़ा जाए। ठीक है, ये समझना। हाँ, कई शिविर बात बोल रहा है विजय, तो पहले इसको मिलना चाहिए मौका ना। मैं कह रहा था कि जैसे जब मैं सार में गया था, तो जब साक्षात्कार की बात चली कौन से मूल्य का पहले होगा, तो गणेश सर ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं होगा, तो पहले तो खाली देखो कि संबंध का भाव स्वीकार है कि विरोध का। तो संबंध का भाव स्वीकार है तो संबंध पे चलो बस।
तो मुझे वो ठीक लगा, उसके आधार पर अभ्यास कर रहा हूँ तो मुझे यूँ ठीक लगा। जब आपने स्नेह की एक छोटा उत्तर दूं, उसी भाव का नाम स्नेह है। हाँ, तो जब आपने स्नेह समझाया परसों, तो मुझे वो संबंध के भाव का अभ्यास चल ही रहा, तो स्नेह में जो आपने उसको बिल्कुल खोला तो लगा फर्स्ट क्लास, यही कर रहा हूँ और यही करना है, और इसमें कुछ हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ये होगा तो निरंतरता आएगी, वरना नहीं आएगी, और ये होगा तो बहुत कुछ इसमें समा ही जाता है वैसे उसमें। तो वैसे ही अभी आपने कहा था किसी एक को पकड़ के कर सकते हैं, तो अभी आप सरलता जो समझा रहे हैं, तो मैंने इसमें देखा कि यहाँ तक तो मेरे को मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि ओके, प्रकृति का योगदान है ही, अब तक जितने मनीषी आए उन सब का योगदान है ही, जो श्रेष्ठ पुरुष ये लिखा आपने, और देखा जाए तो हर व्यक्ति कोई न कोई भूमिका के साथ है, कुछ कर रहा है। तो आज अगर हम यहाँ खाना खाएंगे तो गेहूं को उत्पादन जिसने किया, गेहूं की नस्ल जिसने बनाई, ऐसे पीछे जाएंगे और गहराई में तो सबके आ जाएगा, फिर पूरी मानव जाति आ जाएगी उसमें। तो उसमें अभी इस समय जो मानव है इस धरती पे, तो उन सबके प्रति वो वैसा भाव नहीं आ पा रहा जैसा स्नेह के समय आ गया था। तो इस सरलता के अभ्यास में भी हम वहाँ तक जा सकते हैं क्या? थोड़ा सा इसको और उस काम को अगर करना चाहते हैं ना, तो सरलता के बदले कृतज्ञता के अभ्यास को देखना चाहिए। ये सब जुड़े हुए अभ्यास हैं जी, अभी बहुत अलग अलग आपको दिखता है। कृतज्ञता के अभ्यास को देख करेंगे ना, तो सर्व मानव तक खूब आराम से फैल जाएगा। सरलता, इसमें ये कृतज्ञता का शिष्ट मूल्य ही है सरलता। अगर मेरे में कृतज्ञता होगी तो गौरव का है, गौरव का है, गौरव गौरव कृतज्ञता का सौम्यता है। ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बहुत। मैंने कल आपस की चर्चा को थोड़ा सा कम करेंगे। ना चाह रहे हैं आप? माइक दे दीजिए, 1 मिनट। पहले माइक इधर आया हुआ है, एक प्रश्न यहाँ कर लेंगे, तब फिर रितु भाभी कर लेंगे। 1 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूँ जो मैं कल कह रहा था, ये सभी भाव एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। किसी एक को ध्यान रख के उस पर काम करना शुरू करिए, सब जुड़ जाएगा एक के बाद एक। आप इसी से देखेंगे ना, तो गौरव का भाव दिखाई देगा, कृतज्ञता का भाव दिखाई देगा, श्रद्धा का भाव दिखाई देगा। ये अलग अलग हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति में थोड़ी सुविधा हो जाए, सहूलियत हो जाए। मूल में क्या भाव है? तो प्रेम का। जो आपने कहा ना, ये प्रेम का मतलब क्या है? हर किसी के साथ जुड़े होने को महसूस कर पाना, महसूस कर पाना। इनफैक्ट ज्ञान और प्रेम का ये अंतर है। ज्ञान का मतलब होता है हर किसी के साथ जुड़े हुए को देख पाना, प्रेम का मतलब है हर किसी के साथ जुड़े हुए को महसूस कर पाना। अंतर क्या है? धीरे धीरे सोचिएगा, ठीक है, सोचिएगा। ज्ञान के अभाव में प्रेम का अभ्यास मोह में बदल जाता है। ज्ञान के अभाव में प्रेम का अभ्यास मोह में बदल जाता है। प्रेम के अभाव में ज्ञान का अभ्यास अहंकार में बदल जाता है। ठीक है? इसलिए वो संतुलन चाहिए, संतुलन चाहिए। कह रहा हूँ ज्ञान के अभाव में जब प्रेम का अभ्यास करते हैं ना, तो मोह में बदल जाता है। मोह राग। प्रेम के अभाव में जब सिर्फ ज्ञान का अभ्यास करते हैं ना, तो वो अहंकार में, एलोननेस में, अलूफता में, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उसमें बदल जाता है। ये सब समीक्षाएं हैं, ठीक लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। मूल बात क्या है? मूल वास्तविकता को पकड़ करके उसका अभ्यास करना। समीक्षाओं का कोई अभ्यास नहीं होता। हाँ, आप कुछ कह रहे थे भैया। आप सुन पाए? पिछले देर से मैं जो कह रहा हूँ आपको रोक के पूछ रहा हूँ मैं, कंटिन्यू प्लीज। आपने जैसे श्रेष्ठता और विशेषता समझा है ना, ऐसे मुझे अभिमान और स्वाभिमान का थोड़ा समझाइए ना। हाँ, देखिए प्रश्न को यहाँ भी देखेंगे ना, तो जो मैंने उत्तर दिया वही दूंगा। अभिमान दूसरे की तुलना पर निर्भर है। अभिमान तुलनात्मक है। जैसा डिप्रेशन या अवसाद या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स तुलनात्मक है ना, ऐसे ही अभिमान भी तुलनात्मक है। स्वाभिमान को अगर पॉजिटिव अर्थ में लेंगे तो उसका अर्थ है स्वयं में विश्वास।
तो स्वयं की योग्यता का ठीक ठीक आकलन होना कि मैं ऐसा हूँ, मुझे लिखना ठीक आता है, मुझे बोलना ठीक आता है, मैंने अस्तित्व को ठीक ठीक समझा है, मैं मानव को ठीक ठीक समझता हूँ, मुझे खेती का काम ठीक ठीक आता है, मुझे गौपालन ठीक ठीक आता है, मुझे मैनेजमेंट ठीक ठीक आता है, सही अर्थों वाला मैनेजमेंट। ये जितना भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, इसमें कहीं भी तुलना नहीं है, इसमें किसी भी जगह पर तुलना नहीं है। मुझे लिखने आता है, लिख लेता हूँ, पढ़ने आता है, पढ़ लेता हूँ। ये जितनी भी तरह के, चाहे वो स्किल्स की जगह का बात हो, चाहे उससे ऊपर उठ करके ज्ञान तक के जगह की बात हो, समझ के जगह की बात हो, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, निरपेक्ष वाक्य है, स्वाभिमान को या स्वयं में विश्वास को व्यक्त करते हुए। ठीक है, अभिमान में सारे रिलेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक स्टेटमेंट। इससे जुड़ा कुछ है तो पहले हम आपसे सुनेंगे, नहीं तो हम ऋतु भाभी से सुनेंगे। एक मिनट, अहंकार और अभिमान में कोई अंतर नहीं कर रहा हूं मैं अभी। एज ऑफ नाउ देयर इज नो डिफरेंस। As far as practice is concerned, there is not much difference. मैं परंपरा के किसी स्वाभिमान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्रणाम भैया। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से समझना जरूरी है, स्वाभिमान एक शब्द है, आप कैसे उसको प्रयोग करते हैं ये आप ही बता सकते हैं। कोई परंपरा उसको कैसे प्रयोग करती है वही बता सकती है। मैंने अभी कैसा प्रयोग किया है वो मैं बता सकता हूँ कि मैंने स्वयं में विश्वास के अर्थ में स्वाभिमान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। हाँ प्रणाम भैया। अभी आपने जिक्र किया कि ज्ञान के अभाव में प्रेम राग या मोह बन जाता है। मेरी जिज्ञासा ये हो रही है कि ज्ञान के साथ यदि प्रेम मिल जाए तो क्या बन जाता है? अभ्यास तो वही कह रहे हैं इतनी देर से, स्मृति में सजगता का, उसके साथ प्रेम का, बल्कि उसके साथ एक और बढ़ाना पड़ता है, ज्ञान, प्रेम, और उससे नीचे आएंगे ना तो कर्म, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी। तो अगर पूरा क्रम पूछेंगे ना, जो एक पूर्ण मानव का स्वरूप है वह है ज्ञान पूर्वक प्रेम, प्रेम पूर्वक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। हाँ नहीं क्या? ये कहते हैं ज्ञान और प्रेम मिल जाता है तो मोह द्वेष तो गल जाता है। वो तो गल ही जाएगा जी। ज्ञान प्रेम, जो तीन चीजें हमने कही ना, ज्ञान और प्रेम और कर्म में अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जितने तरह की नकारात्मकता देखेंगे ना सब खत्म हो जाती है अगर ये हो जाए तो। इससे पहले नकारात्मकता खत्म हो जाती है। ये तो सकारात्मकता का हाईएस्ट बिंदु है, नकारात्मकता तो छोड़िए। हाँ भाभी आप कुछ कह रही थी। ये बताए कि कोई चाहे कार्य आयाम में हो, व्यवहार आयाम, विचार आयाम में श्रेष्ठ रहते हैं, तो ऐसे तो हर एक मानव कोई ना कोई आयाम में कुछ श्रेष्ठता है, तो हर के प्रति श्रेष्ठता का ऐसा दिखना, वो श्रेष्ठता का दिखना है कि क्या दिखना है? देखिए वो तो इनफैक्ट ये सब भाव को अलग अलग इसलिए हम बात करते हैं, कृतज्ञता के अभ्यास से हमको शुरू करना चाहिए। यहाँ जो सरलता है ना, ये तो अपने सरल होने के संदर्भ में है, तो आपको तुलनात्मक रूप से बहुत मानव को देखने की जरूरत भी नहीं है। अस्तित्व में होने को केंद्र में रख लीजिए, उस आधार पर आपका जीना सरल हो जाएगा। अपने से श्रेष्ठ किसी मनुष्य को अपने स्मरण में सामने रख लीजिए, आपका जीना सरल हो जाएगा। प्रकृति से जो कुछ भी, जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत ही हमको सहयोग दिखाई दे रहा हो, उतने सहयोग को केंद्र में रख लें, हमारा जीना सरल हो जाएगा। तो ये सरलता शब्द को देखेंगे ना, तो ये कोई ऐसा भी नहीं है कि दूसरों के साथ सरल जीना, अपने में भी सरल होने की बात होती है। इसका जो परंपरागत जगह है ना, वो रस्सी जो होती है ना, एक होता है सीधी रखी हुई, एक होता है उसको बार बार घुमा देते हैं ना, तो ऐंठन बोलते हैं उसको हिंदी में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो देखें, वो कहावत हिंदी में कहते हैं, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अच्छा, समझ में आ गया ना? पर्याप्त।
और ऐसा होता है, आप देखोगे ना, ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। आप उस रस्सी को पूरा ऐंठन डाल करके जलाइए, पूरी रस्सी जल जाएगी और वैसी ही बनी रहेगी, वैसी ही बनी रहेगी। इनफैक्ट बचपन में खेलने के लिए ना राख का सांप वैसे ही बनाया जाता है। रस्सी को सांप जैसा बना दीजिए, फिर उसमें आग लगा दीजिए, वो बढ़िया एक राख का सांप आपको तैयार मिलेगा। ठीक है, और कोई बात? शौक से इसका उत्तर है कि अस्तित्व में भ्रमित मानव की कल्पनाशीलता में है। अस्तित्व में जागृत मानव की कल्पनाशीलता में नहीं है। अस्तित्व में भ्रमित मानव में है। अब छोटा वाक्य कर देता हूं मैं। अस्तित्व में एक मिनट, अस्तित्व में भ्रमित मानव की कल्पनाशीलता में ये सब है। अस्तित्व में जागृत मानव में नहीं है। बस इतना ही कह रहे है ना, तभी तो इससे दूर होने की बात कर रहे हैं। ये अहंकार नहीं होता तो दूर करने की बात क्यों करते? जब वो बात कहते हैं ना, ये भी अच्छा वाक्य है, इसको समझ लीजिए, आपको मदद करेगा समझने में। क्या है, सत्र तो पूरे अध्ययन के चलाए जा सकते हैं। अब जो उत्तर दूंगा मैं वो अध्ययन है, अभ्यास नहीं है। ठीक, उसकी जरूरत है अभ्यास करने के पहले। तो ये जो कह रहे हैं ना कि अस्तित्व में समस्या नहीं है, सिर्फ समाधान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अस्तित्व में जागृत मानव की जगह से जब देखते हैं ना, तो सर्वत्र समाधान ही समाधान है। अस्तित्व में भ्रमित मानव की जगह से देखेंगे ना, तो सर्वत्र समस्या ही समस्या है। जी एक मिनट, एक मिनट, सभी प्लीज आपस में चर्चा को शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं हो पाएगी। नहीं दूंगा ना, पहले इनको तो रोकें हम। देखिए क्या है कि हम भाषा में कितना भी कह लें कि हमको स्नेह है आपके प्रति, अगर अगले के सवाल को भी नहीं सुन पा रहे, हमको जवाब देने का भी जगह नहीं दे पा रहे, तो ये भाषा है कि आपका मेरे प्रति स्नेह है। ये भाषा है कि आपका प्रश्न पूछने वाले के प्रति स्नेह है। उसको हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये भाव नहीं है, भाव नहीं है। तो ये जो पूछ रहे हैं ना, पहले स्टेप में ये क्लियर हो जाने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं समाधान ही समाधान है, तो वो जागृत मानव की जगह से कहा जा रहा है। जब हम कहते हैं कि समस्या है, तो वो भ्रमित मानव की जगह से कहा जा रहा है। ठीक है, ये दो छोर खत्म हो गए। अब उन्होंने एक नया प्रश्न पूछा कि अस्तित्व में भ्रमित मानव कहाँ से आ गया? अस्तित्व में भ्रमित मानव अस्तित्व के प्रकटन क्रम में आता ही है। तो अस्तित्व के प्रकटन क्रम में पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, फिर भ्रमित मानव है। लेकिन अस्तित्व का प्रकटन क्रम इतना ही नहीं है, इससे आगे एक जागृत मानव भी है। ये इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि उसका प्रमाण है ये नागराज जी जैसे लोग। बिल्कुल, उससे इतना ही पता चलता है कि इस जागृति क्रम में 1, 2, 4 कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, बाकी सब लोग अभी पीछे हैं जिनको थोड़ा बढ़ना है। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। अस्तित्व का प्रकटन क्रम ही ऐसा है कि पहले भ्रमित मानव है, फिर जागृत मानव है। प्रकटन क्रम ही ऐसा है। जैसे आप और थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो किसी धरती पर सिर्फ पदार्थावस्था ही है, आगे है ही नहीं। वो तो दिखता ही है ना चांद पे, सूरज पे। कल्पना ऐसे बात करेंगे तो फिर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कल्पना को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये समझ में आता है कि कोई धरती ऐसी भी हो सकती है जिस पर अभी 2 ही अवस्था हुई हो, पदार्थ और प्राण। 3 भी हो सकती, पदार्थ, प्राण और जीव। उससे आगे बढ़ेगा तो पदार्थ, प्राण और जीव के साथ भ्रमित मानव, ये डिजाइन है। अब इससे आगे बढ़ जाएगा तो जागृत मानव। तो आप इस धरती पर पूछेंगे
तो शिक्षा और व्यवस्था के ठीक होने के आधार पर जागृत मानव के संख्या के बढ़ने की संभावना दिखती है। उस पर कुछ दिन काम होना चाहिए, क्योंकि जागृति का दो ही रास्ता है, या तो अनुसंधान जिसको समाधि संयम विधि कहते हैं, या दूसरा अध्ययन और अभ्यास। इसमें भी किसी एक आदमी को अनुसंधान पहले करना ही पड़ेगा, तभी ये अध्ययन अभ्यास विधि प्रकट हो सकती है, नहीं तो प्रकट ही नहीं होगी। और सर्व मानव के बोध सुलभ होने की दृष्टि से अध्ययन अभ्यास की विधि सरल दिखाई देती है, सटीक दिखाई देती है, ऐसा मुझे भी लगता है, ऐसा नागराज जी भी लिख रखे हैं। तो ये क्रम है कि शिक्षा और व्यवस्था में मानवीयता का समावेश किया जाए, ताकि अगले कुछ वर्षों में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। और अस्तित्व का पूरा धरती का प्रकटन क्रम देखिए तो लाखों करोड़ों अरबों साल में 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 साल भी लग जाएं तो बहुत दूर नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उतना माने, हम 10 साल में कर दें जी। अगर लग रहा है कि धरती पे आफत 20 साल में आ रहा है, हम 15 साल में कर दें। अगर हमको लगता है धरती पे आफत 15 साल में आ रहा है तो 5 साल में कर दें। लगता है 50 साल में आ रहा है तो 40 साल में कर दें। मूल बात इतना है कि जितने दिन में आफत आने का दिखता है उससे थोड़े कम समय में कर डालें। ठीक है, जरूर कहिए ना, माइक दो जी। मैं खुशखबरी कह रहा हूँ। तो एक मुझे लग रहा है कि ये जो आज ये मीडिया जो दुनिया में आया ना, इससे पहले ये था ही नहीं। दुनिया में पहले कोई अच्छी चीज़ मिलती भी तो दुनिया में पहुंच नहीं सकती थी। अभी ये सौभाग्य है कि ये मीडिया पूरी दुनिया में एक जगह बैठे बैठे या इस कमरे में बैठे बैठे दुनिया तक हमारी बात पहुंच सकती है ना। उसी समय में ये दर्शन भी आया, क्या योग है। उसी समय में दर्शन आया। तो अब आप लोग सब तैयार हो जाओ, आपको सौभाग्य मिला है कि दुनिया में जागृत मानव को फैलाने का सौभाग्य मिला है। इसलिए छोटे मोटे काम को छोड़ के इस बड़े काम में लग जाओ, यही मेरा कहना है। बढ़िया। तो एक मिनट 1:40 हो रहा है। हम 3 बजे वापस मिलेंगे। हम सेशन को पूरा करते हैं। सभी को हमारा प्रणाम।